Hello everyone, it's Anjali Mathur and welcome to my channel World of English with अंजलि। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वो एक्चुअली में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब वो इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि वो आपको कन्वर्सेशन में भी हेल्प करेगा, वो आपको कंपटीशन में भी हेल्प करेगा और वो सेंटेंस फ्रेम करने में भी आपकी हेल्प करेगा। तो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और कह सकते हैं एक बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक जिसे हम कहते हैं टेंस, जो एक्चुअल में बहुत लोगों के लिए एक टेंशन का भी रीजन है। तो आइए आज मैं अपने इस वीडियो के थ्रू आपके इस टेंशन को थोड़ा हल्का भी कर दूंगी। तो आप मेरे इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और आगे बढ़ने से पहले मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए आज हम स्टार्ट करते हैं टेंस। पहले हम समझते हैं कि टेंस होता क्या है। टेंस का मतलब ही होता है समय या काल। समय या काल, अब आप भी जानते हैं समय तीन तरीके के होते हैं। जो बीत चुका है उसे हम भूतकाल कहते हैं, जो चल रहा है उसे हम वर्तमान कहते हैं और जो आने वाला है उसे हम भविष्य कहते हैं। और इंग्लिश में इसे हम पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर के नाम से जानते हैं। ये होते हैं हमारे तीन काल या फिर तीन तरीके के समय। अब हम इस टेंस में ये भी जानते हैं कि इस काल में जो हम काम करते हैं या फिर हम क्रिया करते हैं उसे हम कैसे शो करते हैं। हमारा काम जो हो चुका है, जो हो रहा है और जो होने वाला है, इसके बारे में हम इस टेंस में जानते हैं। तो आइए मैं आज आपको एक ग्राफ के थ्रू भी समझाऊंगी। और जैसा कि मैंने पहले भी अपने वीडियोस में कहा है कि इंग्लिश में भी फॉर्मूलाज होते हैं और यहाँ मैं टेंस को आपको फॉर्मूला के थ्रू भी पढ़ाऊंगी। मेरे पास बहुत से ऐसे टैक्टिक्स हैं जो कि आपको टेंस समझने के लिए काफी इजी भी कर देंगे। तो चलिए हम टेंस से स्टार्ट करते हैं। जैसा मैंने अभी आपको बताया कि टेंस को हम काल या फिर समय भी बोलते हैं, ठीक है। और हमारे कितने समय होते हैं, कितने काल होते हैं? पहला होता है पास्ट, जिसे हिंदी में हम भूतकाल कहते हैं। दूसरा होता है प्रेजेंट यानी वर्तमान और तीसरा होता है फ्यूचर यानी भविष्य। अब इन तीनों टाइम जो हमारे ये जो तीन टाइम यहाँ दिए गए हैं, इन तीनों के चार चार पार्ट्स होते हैं। नाम तो सेम होते हैं उन चारों के, बट एक्चुअली में वो चारों इन तीनों में यूज किए जाते हैं, जिन्हें कहा जाता है इनडेफिनिट या फिर सिंपल, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब आप देख सकते हैं ये जो चार नाम मैंने यहां दिए हैं वो ये चारों नाम एक्चुअल में इन तीनों के पार्ट हैं, ठीक है। यानी कि ये पास्ट में भी हम इनडेफिनिट और सिंपल यानी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। उसी तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। मतलब अगर देखा जाए तो हम इन तीनों टेंस के इन चार चार पार्ट्स को मिला के 12 पार्ट्स पढ़ने वाले हैं। कितने? 12, ठीक है। अब आप बताइए कि वैसे तो हम कहते हैं कि टाइम तो तीन ही होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, तो इन चार पार्ट्स की क्या जरूरत है? अब हम अपने टेंस में क्या दिखाते हैं? कोई काम हो चुका है या कोई काम हो रहा है या कोई काम होने वाला है। जब ये सिंपल है तो इन चार पार्ट्स के क्या काम? तो इन चार पार्ट्स का काम होता है कि हमें ये बताया जाता है काम कितना हुआ है या कौन सा काम हो चुका है, कौन सा काम चल रहा है, उसके बाद भी एक काम हो चुका है। तो ये ऐसे बहुत तरीके से हम इन चार पार्ट्स को समझते हैं, ठीक है। तो पहले हम अपने पास्ट से शुरू करते हैं, लेकिन इन चारों पार्ट्स को पढ़ाने से पहले मैं आपको कुछ और चीजें समझा दूं। मैंने जब वर्ब अपना स्टार्ट किया था तो उसमें मैंने आपको बताया था, जो मेरे पहले वीडियोस देख चुके हैं, इसीलिए मैंने कहा था कि जो नए हैं वो मेरे वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि वो मेरे पुराने वीडियोस भी देख के समझेंगे कि मैंने क्या समझाया था। वर्ब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। वर्ब का मतलब ही होता है क्रिया करना, एक्शन, ठीक है। और वो एक्शन ही एक्चुअल में हमारे इन तीन टाइम को बताता है।
एक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होता है जो कि हमारे 3 टाइम को बताता है। अब वर्ब में मैंने बताया था कि एक होता है मेन वर्ब। मेन वर्ब मतलब एक्शन, जो मेन एक्शन होता है, जो हमारे बॉडी के थ्रू होता है, हमारे फिजिकल पार्ट्स के थ्रू होता है, ठीक है। और उस वर्ब के भी 3 फॉर्म होते हैं। कितने फॉर्म होते हैं? वर्ब 1, वर्ब 2, वर्ब 3, 3 फॉर्म। अब इस 3 फॉर्म में जैसे मैंने एक एग्जाम्पल ले लिया है सिंग। सिंग मतलब गाना गाना। वर्ब का सेकेंड फॉर्म सिंग का sang, और थर्ड फॉर्म होता है sung। तो ये क्या है? ये तीनों का मतलब ही होता है गाना गाना, लेकिन इन तीनों के 3 फॉर्म्स होते हैं जो कि इन तीनों में अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं। मत भूलिएगा, ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है जिसमें आपको ये प्रॉपर तरीके से मैं समझाऊंगी, तो मेरे वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा, ठीक है। अब जैसे और कुछ ऐसे वर्ब के फॉर्म्स होते हैं, अब जैसे इसमें पूरी की पूरी स्पेलिंग चेंज है, लेकिन कुछ ऐसे फॉर्म्स होते हैं जिसमें हम स्पेलिंग ज्यादा चेंज नहीं करते। जैसे अगर हम एक वर्ब ले लें लर्न, ठीक है, इसका सेकेंड फॉर्म होता है लर्न और थर्ड फॉर्म भी होता है लर्न। ओके, अब आप देखिए इन दोनों में स्पेलिंग सेम है, यानी कि ईडी। अब ये ईडी के थ्रू हम ये समझ जाते हैं कि ये पास्ट टेंस शो कर रहा है, ठीक है। लेकिन अब इन दोनों में ही ईडी है, तो कौन सा हमारा कब यूज होगा ये भी मैं आपको समझाऊंगी। तो ये था हमारा वर्ब, और मैं वर्ब इसलिए बताई, मैं फिर आपको रिपीट करके बता रही हूँ क्योंकि वर्ब ही हमारे तीनों टेंस को समझने में हेल्प करता है। और सिर्फ मेन वर्ब नहीं, हमारा हेल्पिंग वर्ब यानी कि हमारे ऑक्सिलरी वर्ब्स भी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, ठीक है। तो मैं ये पढ़ाने से पहले आपको एक ग्राफ देती हूँ, एक चार्ट बना के देती हूँ, ताकि आपको एटलीस्ट एक आइडिया मिल जाएगा कि किस वर्ब को हम कब और कहाँ यूज करते हैं। तो पहले हम पास्ट टेंस की बात करते हैं, ठीक है। पास्ट टेंस में हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करते हैं। ये मेन वर्ब है जिसका हम सेकेंड फॉर्म यूज कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब्स पे। अब आपको मैं यहाँ पे कुछ लिस्ट दे देती हूँ हेल्पिंग वर्ब की, उसे मैं यहाँ पे ऑलरेडी यूज करूंगी। इज, एम, आर, वॉज, वर, विल, शैल, हैज, have, had। अब आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे आपको एटलीस्ट 10 हेल्पिंग वर्ब दिए हैं। अब इन 10 हेल्पिंग वर्ब का हम कहाँ कहाँ कब कब यूज करेंगे वो तो मैं आपको आगे चल के बताऊंगी, लेकिन एटलीस्ट मैं ये बता देती हूँ कि कौन सा हमारा प्रेजेंट टेंस में यूज होता है, कौन सा हमारा पास्ट में और कौन सा हमारा फ्यूचर में। तो जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि V2 यानी कि वर्ब का सेकेंड फॉर्म हमारे पास्ट टेंस में यूज होता है। अब यहां से हम कुछ हेल्पिंग वर्ब्स उठाते हैं जो कि हमारे पास्ट टेंस में यूज किए जाते हैं। वॉज, वर, ठीक है, हैड, ये 3 हो गए। अब वॉज हमारा सिंगुलर के लिए यूज होता है, वर हमारा प्लूरल के लिए यूज होता है, और हैड हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए। ये प्लीज आप इसको बहुत अच्छे से समझिएगा। वैसे मैं आपको एक मौका भी दूंगी कि आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं सिंगुलर प्लूरल इसलिए दे रही हूँ ताकि आप ये भूलिएगा मत। मैं इसे भी जब फॉर्मूला बताऊंगी तब मैं आपको ज्यादा अच्छे से समझाऊंगी, बट आप इस चार्ट को भी अपने पास रखे रहिएगा ताकि आपको समझने में इजी हो। अब हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं। प्रेजेंट टेंस में हम V1 यानी कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है। अब जैसे हम ले लिए एक वर्ड, मैंने आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे ले लिया प्ले, तो ये हमारा प्रेजेंट का मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। लेकिन मैं एक और चीज बताती हूँ, जब हम प्रेजेंट टेंस की बात करते हैं जिसमें हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, उसमें हम बी वर्ब में कभी कभी एस और ई एस भी ऐड करते हैं। अब ये एस और ई एस यानी कि प्ले को हम यहाँ पे अगर प्लेज बना दिए तो ये एस और ई एस हमारा सिंगुलर के लिए यूज होता है। किसके लिए यूज होता है? सिंगुलर के लिए। और यही अगर हम इसमें एस और ई एस नहीं ऐड करते हैं तो ये हमारा प्लूरल के लिए यूज होता है। किस लिए?
प्लूरल के लिए। ध्यान दीजिएगा, जब आप अपने वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस ऐड करते हैं तो वो हमारा सिंगुलर के लिए यूज होता है, और जब आप उसका रूट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म यानी कि वो जैसा है आप उसको वैसा ही यूज करिए तो वो हमारा प्लूरल के लिए यूज होता है। अब प्लूरल और सिंगुलर भी मैं आपको समझाऊंगी, पहले हम इसे समझते हैं। अब हम यहाँ पे आते हैं हेल्पिंग वर्ब पे। अब इसमें से हमारा कौन सा हेल्पिंग वर्ब हमारे प्रेजेंट टेंस में यूज होता है? इज, एम, आर, हैज, हैव। इज, एम, आर, हैज, हैव। अब मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट में देती हूं तो आप समझिएगा। ये हमारा सिंगुलर है, ठीक है। एम, जब हम एम की बात करते हैं तो एम हमारा सिर्फ और सिर्फ आई के साथ यूज होता है, सिर्फ आई के साथ, बाकी किसी के भी साथ यूज नहीं होता। आर हमारा प्लूरल के लिए यूज होता है, हैज सिंगुलर और हैव प्लूरल। ये हो गया हमारा हेल्पिंग वर्ब जो कि हम प्रेजेंट टेंस में यूज करते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अपने फ्यूचर टेंस में जो हमें हमारे भविष्य के बारे में बताता है। अब जैसा कि मैंने आपको बताया वर्ब के तो 3 फॉर्म होते हैं, V1, V2, V3। जब V2 और V1 मैंने ऑलरेडी यूज कर दिया तो क्या हम फ्यूचर में V3 का यूज करते हैं? नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि जब हम V3 की बात करते हैं तो उसमें भी तो हम पास्ट ही लगा रहे हैं, जैसे लर्न, लर्नड, लर्नड। तो ईडी का मतलब ही होता है पास्ट टेंस शो करना। तो जो वर्ड हमारा पास्ट टेंस शो करता है उसे हम फ्यूचर में नहीं यूज कर सकते। इसलिए जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो फ्यूचर में हम फिर से V1 का यूज करते हैं। ध्यान दीजिएगा, फिर से V1 का यूज होता है, लेकिन एक लेकिन भी आ रहा है। जैसा कि यहाँ प्रेजेंट में आपने एस और ई एस यूज किया सिंगुलर शो करने के लिए, तो जब हम फ्यूचर की बात करते हैं तो इसमें हम एस और ई एस का यूज नहीं करते। अब चाहे आपका सब्जेक्ट सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हम सिर्फ V1 का यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्ले। अब ये प्ले चेंज ही नहीं होगा। कब चेंज नहीं होगा? जब वो आपके फ्यूचर टेंस के बारे में बताएगा। अब फ्यूचर टेंस, अब जैसा मैंने आपको बताया ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हमारी हेल्प करते हैं कि हम फ्यूचर टेंस, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानें, ठीक है। तो वो भी मैं आपको बताऊंगी कि हम कैसे पहचानेंगे कि वो हमारा सिंगुलर है कि प्लूरल, वो मैं आपको समझाती हूँ। पहले हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। अब यहाँ हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे विल, शैल, और वापस से आप देख सकते हैं यहाँ पे 3 है, हैज, हैव, हैड। अब क्योंकि हैड का यूज पास्ट में होता है तो आप ये तो भूल ही जाइए कि जो पास्ट में यूज हो रहा है वो फ्यूचर में यूज होगा, कतई नहीं, बिल्कुल यूज नहीं होता। हाँ, प्रेजेंट की कुछ चीजें हैं जो फ्यूचर में यूज होती है, बस उसमें भी चेंजेस आ जाते हैं। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया कि V1 में हम एस और एस का ऐड नहीं करते सिंगुलर प्लूरल शो करने के लिए, वैसे ही हम जब इन हेल्पिंग वर्ब्स की बात करें तो हम यहाँ पे सिर्फ हैव का यूज करते हैं, और हम हैव के ही थ्रू सिंगुलर भी दिखाते हैं, प्लूरल भी दिखाते हैं। उसमें हम कोई हैज का, जैसे मैंने प्रेजेंट में हैज यूज किया है, हम फ्यूचर में हैज का यूज नहीं करते सिंगुलर के लिए। हमारा सिंगुलर हो चाहे प्लूरल, दोनों में ही हैव का यूज होता है। अब देखिए विल हमारा दोनों के लिए यूज होता है, सिंगुलर और प्लूरल। अब जब हम शैल की बात करते हैं तो मैं आपको एक चीज बहुत अच्छे से समझा देती हूँ। ये जो शैल है ना, ये ट्रेंड में से एक्चुअली हट चुका है। शैल का यूज नहीं किया जाता, अब कॉमन इंग्लिश में हम यूज नहीं करते हैं। अब फिर भी क्योंकि हम ग्रामर पढ़ रहे हैं तो हमें बेसिक भी जानना बहुत जरूरी है, तो शैल का यूज हम फ्यूचर में आई और वी के साथ करते हैं। आई और वी, आई शैल, वी शैल। लेकिन अब जैसा कि मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, शैल का ट्रेंड नहीं रहा तो लोग अब आई के साथ भी विल का यूज करते हैं और वी के साथ भी विल का यूज करते हैं। तो अब आप आई के साथ चाहे विल यूज करो चाहे शैल, और वी के साथ भी चाहे विल यूज करो चाहे शैल, गलत कुछ भी नहीं है, ठीक है। और जब हम बात करें हैव की तो हैव भी हमारा वापस से सिंगुलर और प्लूरल इन दोनों के लिए यूज होता है। तो ये एक चार्ट है जो मैंने आपको दिया है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो
फिर मैं आपको और इलैबोरेट करके समझाऊंगी, आपको फॉर्मूला दूंगी, आपको प्रॉपर एक एक्सप्लेनेशंस दूंगी। पर आप इस चार्ट को अपने लिए रख लो, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम टेंस के सबसे पहले पार्ट को समझते हैं, जो कि है प्रेजेंट इंडेफिनिट। इसे समझने के लिए आप पहले इस चीज को समझिएगा। यहां मैंने हिंदी में दिया है, ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं। ये क्या है? जब किसी सेंटेंस में, जब हम हिंदी में बात करते हैं, तो जब हमारे हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, ये ता और है करके आता है, तो समझिए कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट के बारे में बात कर रहा है। ऐसे देखा जाए तो रहा है, रही हूं, रही है, ये सब भी होते हैं, पर ये रहा है, रहा, रही है, रही हूं या रही है, जो भी है, ये हमारे इंडेफिनिट की बात नहीं करता। मैंने आपको पहले ही कहा था कि ये जो इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ये हमें बताता है कि काम कितना हुआ, कितना हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो उस चीज के लिए हम इन चारों पार्ट का यूज करते हैं। तो जैसा मैंने अभी आपको बताया कि जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं, तो ता है, ती है, ते है, ता हूं, ती हूं, इसका यूज होता है। ठीक है, तो पहले हम इस डेफिनेशन को समझते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट होता क्या है या कहते किसे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट, इट शोज रेगुलर हैबिट्स, सिचुएशन दैट एग्जिस्ट एट अ टाइम एंड यूनिवर्सल ट्रुथ। यानी कि जो काम हम डेली करते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ आज कर रही हूं या कल नहीं किया या फिर कल नहीं करूंगी, जो काम हम डेली करते हैं उसके लिए हम ता है, ती है का यूज करते हैं। ठीक है, सिचुएशन दैट एग्जिस्ट एट अ टाइम, जो कि उस समय जस्ट हुआ या हो रहा है, उसके लिए भी हम ता है, ती है यूज करते हैं। और यूनिवर्सल ट्रुथ, यूनिवर्सल ट्रुथ हम किसे कहते हैं? वो सच जो कभी नहीं बदलने वाला, वो पास्ट में भी वही था, प्रेजेंट में भी वही है और फ्यूचर में भी वही रहेगा, वो बदलेगा ही नहीं, इसलिए उसे भी हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। अब इसका एग्जाम्पल मैं आपको दूंगी, पहले आप एक चीज और समझिए। मैंने अपने प्रीवियस वीडियो, यानी कि नॉट प्रीवियस, पहले मैंने जितने वीडियोस दिए थे उसमें मैंने सेंटेंस पढ़ाया था, और मैंने अभी आपको बताया स्टार्टिंग में कि ये टेंस हमें हमारे सेंटेंस फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करता है। बहुत लोग को सेंटेंस बनाना नहीं आता, तो ये हमारे सेंटेंस फॉर्मेशन में बहुत हेल्प करता है। मैंने सेंटेंस में स्ट्रक्चर भी दिया था, मैं फिर भी उसे रिपीट करती हूँ। जब भी हम कोई सेंटेंस लिखते हैं तो उसमें तीन चीज बहुत इंपॉर्टेंट होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये जो तीन वर्ड है, ये जो बेसिक रूल है, इसी के अकॉर्डिंग हम अपने सेंटेंस को फ्रेम करते हैं। जैसे कि मैं आपको एक सेंटेंस देती हूं, मेरी मम्मी खाना बनाती है। ठीक है, अब जब हम हिंदी में देखें तो सब्जेक्ट क्या है? मेरी मम्मी, यानी कि माय मदर। लेकिन जब हम अपने हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पे हिंदी में हमारा ऑब्जेक्ट पहले आता है, लेकिन इंग्लिश में हम अपने वर्ब को पहले रखते हैं। तो यहाँ वर्ब क्या है? बनाती है, माय मदर कुक्स। खाना क्या है? फूड। अब जैसा कि मैंने आपको बताया, सब मैं फिर आपको रिपीट करती हूँ क्योंकि बहुत लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियोस को नहीं देखा होगा, इसलिए मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और मेरे सारे वीडियोस को देखिए, तो आपको समझने में काफी हेल्प होगी। सब्जेक्ट हमारा माय मदर है और बनाती है। सब्जेक्ट होता क्या है? जो काम करता है, जो काम करता है वो सब्जेक्ट होता है। तो यहाँ काम कौन कर रहा है? मेरी मम्मी, माय मदर। ठीक है, वर्ब क्या होता है? जो काम किया जाता है, यानी कि यहाँ काम कौन सा किया जा रहा है? बनाने का, कुक्स। अब यहाँ कुक्स ही क्यों लिखा गया काम करने के लिए? क्योंकि यहाँ बन क्या रहा है? खाना बन रहा है।
तो यहाँ खाना हमारा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसके लिए काम किया जाता है, जिसके ऊपर काम किया जाता है। तो यहाँ खाने के ऊपर काम किया जा रहा है, तो खाने के ऊपर हम क्या काम कर सकते हैं? या तो खा सकते हैं या तो फिर बना सकते हैं। तो अब क्योंकि मुझे यहाँ बनाना दिखाना है इसलिए मैंने कुक्स लिखा। अब यहाँ खाना दिखाना होता तो ईट्स लिखती। ठीक है, तो ये होता है हमारा बेसिक रूल एक सेंटेंस को फॉर्म करने का। अब मैं आपको एक चीज और बताती हूँ। मैंने आपको अभी इसके पहले एक चार्ट दिया जिसमें मैंने बताया कि प्रेजेंट टेंस में हम क्या यूज करते हैं। सबसे पहले V1 यानी कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? कुक। क्या होता है? कुक। लेकिन अब यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा क्या है? सिंगुलर, क्योंकि मम्मी तो एक ही है ना, तो मम्मी क्या है? सिंगुलर है। इसलिए मैंने अपने मेन वर्ब में क्या क्या ऐड किया है? ये एस। माय मदर कुक्स फूड। अब अगर इसकी जगह मैं लिख देती वो स्कूल जाती है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख रही हूं वो स्कूल जाती है। अगर मेरी हिंदी की मात्रा में कोई गड़बड़ हो जाए तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिएगा, बट मैं फिर भी अपने तरफ से बहुत ज्यादा ट्राई कर रही हूँ। वह स्कूल जाती है। तो अब क्योंकि जाती है का मतलब है कि वो लड़की है, तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे? शी। ठीक है, अब ये स्कूल हमारा ऑब्जेक्ट है, मैंने अभी आपको बताया। लेकिन जब हम इंग्लिश में इसको कन्वर्ट कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे? पहले हमारा वर्ब आएगा, गोज टू स्कूल। शी गोज टू स्कूल। अब यहां मैंने अपने मेन वर्ब में एस ऐड किया। अब यहां क्योंकि शी भी सिंगुलर है, क्या है? शी वापस से सिंगुलर है, तो हमें अपने गो में सिंगुलैरिटी दिखानी है, हमें अपने मेन वर्ब में सिंगुलैरिटी दिखानी है। तो उसके लिए गो में मैंने क्या ऐड कर दिया? ई एस। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको अभी अपने चार्ट में एक्सप्लेन किया कि या तो हम एस या तो हम ई एस ऐड करते हैं, ये दिखाने के लिए कि वो हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है। तो शी गोज टू स्कूल, ये था हमारा सेंटेंस फ्रेम करने का तरीका। ठीक है, तो ये हमारा सेंटेंस फ्रेम हो गया, माय मदर कुक्स फूड। अब आप इस एक सेंटेंस को ध्यान से देख लीजिएगा। इस एक सेंटेंस को मैं आपके बाकी सारे टेंस में आपको बहुत अच्छे से, एक बार आप समझ जाएंगे तो आप सोचेंगे कि हम इतने सारे सेंटेंसेस को सिर्फ एक सेंटेंस के थ्रू फ्रेम करेंगे। ठीक है, लेकिन अब आप एक चीज यहाँ पे समझिए, मैंने यूनिवर्सल ट्रूथ की बात की है। अब यूनिवर्सल ट्रूथ जैसा मैंने आपको बताया, जो ना पास्ट में बदला, ना प्रेजेंट में बदला, ना फ्यूचर में बदलेगा। तो यूनिवर्सल ट्रूथ हमारा क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, द सन राइजेस इन द ईस्ट, यानी कि सूरज पूरब में उगता है। ता है, सूरज पूरब में उगता है। तो पास्ट में भी तो वो पूरब में ही उगता था, प्रेजेंट में भी वो ईस्ट में ही उग रहा है, और फ्यूचर में भी वो ईस्ट में ही उगेगा। यानी ये एक ऐसा ट्रुथ है जो कि चेंज नहीं हो सकता। तो द सन राइजेस इन द ईस्ट। अब यहाँ राइज का जो रूट वर्ब है, जो मेन वर्ब है, वो राइज होता है। लेकिन अब क्योंकि सन भी हमारा सिंगुलर ही है, तो इसीलिए मैंने इसमें एस ऐड कर दिया। तो ये हमारा हो गया एक यूनिवर्सल ट्रुथ, द सन राइजेस इन द ईस्ट। ठीक है, अब ये माय मदर कुक्स फूड एक ऐसा एक रेगुलर हैबिट है, मम्मी रोज ही खाना बनाती हैं, तो हम उसे रेगुलर हैबिट में लेते हैं। एक्सेप्शनल केस होता है कि मम्मी की तबीयत खराब हो जाए तो वो खाना नहीं बनाती, बट वैसे तो रोज बनाती हैं। तो ये हमारा हो गया एक एग्जाम्पल जिससे हम सेंटेंस फ्रेम करते हैं। ओके, अब आप ये तो समझ गए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते किसे हैं। अब हम बात करते हैं अपने फॉर्मूला की। अब जो फॉर्मूला मैं आपको देने वाली हूँ वो आपको और इजी होगा सेंटेंस को फ्रेम करने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा ही हमारा फॉर्मूला अब इन सब में यूज किया जाएगा। ठीक है, तो मैं अब फॉर्मूला पे आती हूँ। सब्जेक्ट, याद रखिएगा ये हमारे प्रेजेंट इंडेफिनिट का फॉर्मूला है, और मैं शॉर्ट में लिखूंगी सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर्म, जिसमें हम एस या ई एस का ऐड करेंगे अगर हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है। तो मैं एक आपको ऑप्शन, एक एग्जांपल दे देती हूँ प्लूरल का। जैसे मैंने यहाँ लिखा, वे स्कूल जाते हैं। वे के लिए हम दे का यूज करते हैं, दे गो टू स्कूल।
ठीक है। अब क्योंकि ये हमारा प्लूरल है इसलिए मैंने यहाँ एस और ईएस ऐड नहीं किया। तो एक छोटा सा मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया समझने के लिए। दे गो टू स्कूल। अब सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जिसमें हम एस और ईएस ऐड करते हैं प्लस ऑब्जेक्ट। मैंने अभी आपको बताया कि मैं एक सेंटेंस के थ्रू आपको पूरा टेंस पढ़ाने वाली हूँ, तो मैंने अभी आपको एक सेंटेंस भी दिया, माय मदर कुक्स फूड। तो इसमें हम ले लेंगे वापस से वही सेंटेंस, माय मदर कुक्स फूड। ये हमारा था फॉर्मूला। अब याद रखिएगा हमारा जब हम फॉर्मूला की बात करते हैं तो हमारे हर टेंस के 4 फॉर्मूला होते हैं। एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव, एक होता है इंटेरोगेटिव, एक होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव। ठीक है, तो ये था हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। अब हम इसको लेते हैं नेगेटिव में। ठीक है, मैं यहाँ पे एक चीज और आपको दे देती हूँ। नेगेटिव में यूज करने के लिए मैंने 3 हेल्पिंग वर्ब उस टाइम आपको नहीं बताए, लेकिन मैं इसमें बता देती हूँ। हमारा जो नेगेटिव शो होता है या इंटेरोगेटिव शो होता है वो हमारे इस 3 हेल्पिंग वर्ब से शो किया जाता है। वो है डू, डस और डिड। ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे सेंटेंस को नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में चेंज करने के लिए। तो ध्यान दीजिएगा, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव। तो इसमें हमारा सबसे पहला क्या आएगा, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा एज इट इज रहेगा क्योंकि सेंटेंस नेगेटिव है। माय मदर कुक्स फूड। अब इसे हमें नेगेटिव मैंने आपको बताया ना, नेगेटिव का मतलब ही होता है ना। तो माय मदर कुक्स डज नॉट कुक फूड। अब हमें इसे नेगेटिव में चेंज करना है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट प्लस डज नॉट प्लस वी का वर्ब फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप इसे भी समझिएगा। सब्जेक्ट हमारा माय मदर हो गया। अब नेगेटिव हमें नॉट से शो करना है, तो माय मदर नॉट कुक फूड, ये सेंटेंस ही गलत होता है। मैंने अभी आपको बताया हमारे नेगेटिव और इंटेरोगेटिव को शो करने के लिए इन 3 वर्ड का यूज किया जाता है, डू, डज, डिड। ये भी आपको पता चल जाएगा कि हमारा कौन सा प्रेजेंट में यूज होता है, कौन सा पास्ट में और कौन सा फ्यूचर में। ठीक है, माय मदर डज नॉट कुक फूड। कुक फूड। अब एक कंफ्यूजन यहां आएगी, मैंने पॉजिटिव में तो कुक्स लिखा लेकिन मैंने नेगेटिव में कुक क्यों लिखा, और यहां मैंने सिर्फ V1 लिखा, एस और ईएस नहीं लिखा। क्यों? क्योंकि हम जब नेगेटिव की बात करते हैं तो नेगेटिव में हमारा सिंगुलर शो करने के लिए डज यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है? डज। यानी कि डू में हमने पहले ही ईएस ऐड कर दिया, तो ईएस ऐड करने पे वो क्या शो करने लगा, सिंगुलर। तो जब हम ऑलरेडी डज यूज कर रहे हैं सिंगुलर दिखाने के लिए, तो हमें कुक में यानी कि मेन वर्ब में एस और ईएस ऐड करने की जरूरत नहीं होती। अगर यही जैसे अब मैंने अभी आपको बताया दे गो टू स्कूल, मैंने बताया था ना दे गो टू स्कूल, मैंने वैसे भी इसमें ईएस ऐड नहीं किया क्योंकि दे हमारा प्लूरल फॉर्म होता है। लेकिन जब हमें इसे नेगेटिव में चेंज करना रहे तो हम क्या करेंगे, दे डू नॉट गो टू स्कूल, क्योंकि डू हमारा प्लूरल फॉर्म के लिए यूज किया जाता है। डू हमारा प्लूरल फॉर्म के लिए और डज हमारा सिंगुलर फॉर्म के लिए। तो ये दोनों देखा जाए तो हमारे प्रेजेंट में यूज हो रहा है। ये हमारा, मैं बाहर लिख देती हूँ, ये हमारा प्लूरल है और ये हमारा सिंगुलर। ठीक है, और ये जब हम डिड की बात करें तो ये हमारा पास्ट में यूज होता है। ये पास्ट हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज किया जाता है। और जब हम फ्यूचर की बात करें तो फ्यूचर में सिर्फ हमारा डू यूज होता है, और जो कि हमारा सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है। अब ध्यान दीजिएगा, सिर्फ एक डज ही ऐसा है, जैसे मैंने बताया कि सिर्फ V1 एक ऐसा जिसमें हम एस और ईएस ऐड करते हैं, वो भी सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में। वैसे ही सिर्फ डज को हम अपने प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं क्योंकि उसमें ईएस ऐड होता है, फ्यूचर में हम नहीं करते। तो आप इसको भी मतलब आप लिख लीजिएगा ताकि आपको समझ में आ सके। ये फ्यूचर हो गया, ये पास्ट हो गया, ये प्रेजेंट हो गया।
ठीक है। तो अब क्योंकि माई मदर डज नॉट कुक फूड, माई मदर इज सिंगुलर, सिंगुलर मैंने डज से शो कर दिया, तो मुझे अपने मेन वर्ब में एस को ऐड करने की जरूरत नहीं पड़ी। ये था मेरा नेगेटिव। अब जब हम इंटेरोगेटिव सेंटेंस पे आते हैं, आई होप मुझे यहाँ पे इंटेरोगेटिव का पूरा स्पेलिंग लिखना पड़ेगा ताकि आपको समझ में आ सके। ये हमारा थर्ड फॉर्मूला होगा, ठीक है। अब समझिएगा कि हमारा जब इंटेरोगेटिव सेंटेंस की बात हो रही है, तो इंटेरोगेटिव है, इसमें नेगेटिव नहीं आ रहा, आप इंटेरोगेटिव पॉजिटिव लीजिए। अब इंटेरोगेटिव कहते किसे हैं? क्वेश्चन मार्क, जो हमारा सेंटेंस क्वेश्चन मार्क में कन्वर्ट होता है। तो जब हम क्वेश्चन मार्क की बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा, ये जो हमारा फॉर्मूला है तो इसमें हम नॉट को नहीं यूज करेंगे, ठीक है। अब ये जो हमारा फॉर्मूला है वो यहाँ पे यूज होता है, लेकिन हम इसमें एक्स फैक्टर का यूज करते हैं। एक्स फैक्टर यानी कि ये वर्ड यहाँ, ये वर्ड यहाँ, सिर्फ इन दोनों में यूज होगा। अब डस को हम सबसे पहले लिखेंगे, डस प्लस सब्जेक्ट, यानी कि जो एक्स फैक्टर यूज हो रहा है वो सिर्फ इन दोनों में यूज हो रहा है, यहाँ नहीं यूज होता। डस प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब आप इसको फ्रेम करने बहुत इजीली फ्रेम हो जाएगा। तो जब हम इसे फ्रेम करेंगे सेंटेंस, तो हमारा डज आ गया पहले, हमारा सब्जेक्ट क्या है? डस माय मदर, वापस से हम सिर्फ V1 लेंगे, कुक फूड। अब क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो भूलिएगा मत, लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क यूज करना है। ऑब्जेक्ट के बाद आप प्लस क्वेश्चन मार्क डाल दीजिए ताकि आप इस फॉर्मूला को मत भूलिएगा। अब मेरे को अपना फोर्थ फॉर्मूला लिखना है, बट यहाँ जगह कम है तो मैं इस फॉर्मूला को इरेज करना चाहूंगी, या फिर अगर मैं चाहूँ तो इसे भी इरेज कर सकती हूँ, बट लीव इट, आई विल ट्राई टू राइट हियर इंटेरोगेटिव नेगेटिव। नेगेटिव में फिर यूज कर रही हूँ, नेगेटिव का मतलब होता है ना, तो जहां ना होता है वहां नॉट का ही यूज होगा। नो नॉट नेवर, यही होता है ना हमारे नेगेटिव शो करने के लिए, तो यहाँ हमें नॉट का यूज करना है। इंटेरोगेटिव नेगेटिव। अब हम यहाँ फॉर्मूला लिखते हैं, डस प्लस, बट यहाँ थोड़ा सा चेंज है, थोड़ा सा, क्योंकि हमें यहाँ नॉट भी शो करना है तो हम डज नॉट नहीं यूज करेंगे। डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डज माय मदर नॉट कुक फूड? डज माई मदर नॉट कुक फूड, यानी कि ये नेगेटिव हमारा शो होगा लेकिन सब्जेक्ट के बाद, डज के साथ यहाँ यूज नहीं होगा, सब्जेक्ट के बाद हम नेगेटिव यूज करते हैं। डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नेगेटिव प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ये हमारे 4 फॉर्मूला है, और यही 4 फॉर्मूला पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, ये 4 फॉर्मूला हमारे सारे टेंस में आने वाले हैं। तो आप पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट तो समझा दिया, अब हमारा सेकेंड पार्ट है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का, ठीक है। मैंने चार्ट में आपको V1, V2, V3 ये सब दिया था। अब ध्यान दीजिएगा, V1 यानी कि रूट फॉर्म हम सिर्फ प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं। अब जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पे आते हैं तो हम अपने रूट फॉर्म में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करते हैं। मैंने अपने वर्ड्स में पार्टिसिपल भी बहुत अच्छे से समझाया है। प्रेजेंट पार्टिसिपल वो होता है जिसमें हम रूट फॉर्म में ing ऐड करते हैं, ठीक है। अब ing को ऐड करने का मतलब ही है कि हम कॉन्टिन्यूअस टेंस बता रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, ing यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल को ऐड करने का मतलब ये कि हम कॉन्टिन्यूअस टेंस बता रहे हैं, लेकिन हम उसे कहते तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जब हम बेस फॉर्म में ing ऐड करें उसे कहते तो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, लेकिन वो आपका प्रेजेंट में भी यूज होता है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट पास्ट कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, तीनों में यूज होता है। ये भी मैंने आपको अपने वर्ब के वीडियो में समझाया है। खैर अब हम यहाँ आते हैं।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है? जिस सेंटेंस के एंड में रहा है, रही है, रहे है, रहा हूं, रही हूं आता है, उसे हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस। अब रहा, रही, रहे, रहा, रही, ये सब तो हमारा पास्ट में भी आ रहा है, लेकिन है, हूं, हा, ये हमारा प्रेजेंट शो कर रहा है। ठीक है, इसी की जगह रहा था, रही थी, रहे थे, था, थी, थे आता तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस शो करता। और अगर फ्यूचर होता तो रहा होंगे, रहा रही होंगी, वो मैं आपको और समझाऊंगी। फिलहाल हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होता क्या है? It is used to represent an action that is happening or progressing in the moment. एक ऐसा एक्शन जो कि अभी चल रहा है, इस समय चल रहा है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में तो हम ऐसे एक्शंस के बारे में बात करते हैं जो होता है, डेली होता है, हमेशा होता है। लेकिन हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में कौन से एक्शंस की बात कर रहे हैं? जो हो रहा है। ठीक है, तो ये होता है हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें हम अपने मेन वर्ब में ing ऐड करते हैं। तो अब मैं इसे और ज्यादा नहीं खींचूंगी, आई होप इतना तो आपको समझ में आ गया। फॉर्मूला से आप और इजीली समझेंगे। तो पहला फॉर्मूला हमारा पॉजिटिव का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा सब्जेक्ट ही आएगा क्योंकि पॉजिटिव है, सब्जेक्ट प्लस, अब देखिए ध्यान दीजिएगा, मैंने आपको हेल्पिंग वर्ब के बारे में भी बताया, इज, एम आर, वॉज, वर, विल, शैल। तो विल शैल को तो अभी हम साइड में हटाते हैं। जब हम हेल्पिंग वर्ब में इज, एम आर की बात कर रहे हैं, इज, एम आर हमारा प्रेजेंट में है, तो ये इज, एम आर ही हमारे कॉन्टिन्यूअस टेंस में शो होता है। ये इज, एम आर हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज नहीं होता, लेकिन ये इज, एम आर हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में यूज होता है। यहाँ हम हैज, हैव भी नहीं यूज कर सकते। ठीक है, तो अब क्योंकि हमें यहाँ दिखाना है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो हम यहाँ क्या करेंगे? सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर। अब ये मैं तीनों इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि डिपेंड करता है आपका सब्जेक्ट क्या है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो इज यूज कर लो, आई है तो एम यूज कर लो, आर है तो आर यूज कर लो, प्लूरल है तो आर यूज कर लो। सब्जेक्ट प्लस इज, एम आर प्लस V1 प्लस ing, मत भूलिएगा V1 के साथ ing प्लस ऑब्जेक्ट। अब जैसा कि मैंने जो एग्जाम्पल में सेंटेंस दिया था वो था माय मदर कुक्स फूड। अब हमें इसे चेंज करना है कॉन्टिन्यूअस में, तो आइए हम लेते हैं यहाँ पे कॉन्टिन्यूअस। माय मदर, हमारा सब्जेक्ट था मदर, तो माय मदर। अब क्योंकि मदर हमारा सिंगुलर है तो माय मदर हम इसमें से क्या लेंगे? हेल्पिंग वर्ब इज। ठीक है, अब हमारा मेन वर्ब क्या था? कुक, तो कुक को हमें कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में चेंज करना है, तो कुक प्लस ing, माय मदर इज कुकिंग, ऑब्जेक्ट था हमारा फूड। ये हो गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। अब इसे हम नेगेटिव में चेंज करते हैं। फिर मैं एक चीज और समझाती हूँ। जो डू, डज, डिड होता है ना, वो सिर्फ हमारा इंडेफिनिट में यूज होता है, कॉन्टिन्यूअस में नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि जब हम अपने इंडेफिनिट टेंस को नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं तो हम इसे कहते ही क्या है? इज, एम आर, वॉज, वर, विल, शैल, डू, डज, डिड। ये हमारा एक्चुअली हेल्पिंग वर्ब होता है, यानी इनसे हम हेल्प लेते हैं। तो जब हम अपने इनडेफिनिट टेंस को नेगेटिव या इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं तो हम डू, डज, डिड के हेल्प से उसे चेंज करते हैं। मैं पास्ट और प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों की बात कर रही हूँ। लेकिन जब हम अपने कॉन्टिन्यूअस की बात कर रहे हैं तो इसमें ऑलरेडी मैंने हेल्पिंग वर्ब लिया है। वो हेल्पिंग वर्ब क्या है? इज, एम, आर। अब यहाँ मैंने इज का यूज किया है, तो हमें डू, डज की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा एक हेल्पिंग वर्ब तो है ही जिससे हम हेल्प ले सकते हैं। तो हमें अब इसको नेगेटिव में चेंज करना है, तो सब्जेक्ट प्लस इज, एम, आर प्लस नॉट। ठीक है, प्लस V1 प्लस ing प्लस ऑब्जेक्ट। सॉरी, तो यहां पे हो गया हमारा सब्जेक्ट माय मदर। वापस से मदर सिंगुलर है तो इज प्लस नॉट प्लस प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर V1 प्लस ing और प्लस हमारा ऑब्जेक्ट।
माई मदर इज नॉट कुकिंग फूड। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, हमारे पास ऑलरेडी एक हेल्पिंग वर्ब है तो हमें डू डज डिड की जरूरत। अब हम इसे इंटेरोगेटिव में चेंज करेंगे। इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव के लिए मैं फिर आपसे रिपीट कर रही हूँ, प्लीज आप समझिए। इंटेरोगेटिव में ये एक्स फैक्टर यूज करना बहुत जरूरी है। एक्स फैक्टर होता क्या है, जो हमारा सब्जेक्ट या फिर और एक हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, उसमें हम हेल्पिंग वर्ब को फर्स्ट प्लेस पे लाते हैं और सब्जेक्ट को सेकंड प्लेस पे। ठीक है, तो अब यहाँ पे आइए, जैसा मैंने बताया, तो हमारा इज एम आर पहले आ जाएगा क्योंकि ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पे, प्लस सब्जेक्ट प्लस, अब क्योंकि ये नेगेटिव नहीं है, सिर्फ इंटरोगेटिव है, तो नॉट की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क मत भूलिएगा क्योंकि इंटरोगेटिव का मतलब ही होता है क्वेश्चन सेंटेंस। अब क्योंकि हमारा यहां से स्टार्ट होगा तो इज माई मदर कुकिंग फूड, ये हो गया हमारा इंटेरोगेटिव। अब हम इसे इंटेरोगेटिव नेगेटिव में चेंज करेंगे। इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो एक्स फैक्टर तो वैसा ही रहेगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब और प्लस सब्जेक्ट। और जब हम नेगेटिव की बात करते हैं तो हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव हमेशा सब्जेक्ट के बाद यूज होता है। ठीक है, यानी कि नेगेटिव हमेशा हमारा सब्जेक्ट के बाद आता है। नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। अब इसे हम लिखेंगे इज माई मदर नॉट कुकिंग फूड। ये था हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, जिसके ये 4 फॉर्मूला है। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, सिर्फ ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही हम अपने इज एम आर का यूज करते हैं, और डू डज हमारा सिर्फ इनडेफिनिट में यूज होता है, और कॉन्टिन्यूअस में हमारा इज एम आर। यानी कि ये जो हेल्पिंग वर्ब है ये हमारा अलग अलग फॉर्म में चेंज होता रहेगा। हमारा जब परफेक्ट की बात आएगी तो हम दूसरे हेल्पिंग वर्ब की हेल्प लेंगे। हमने इनडेफिनिट में डू डज का हेल्प लिया, हमने इसमें कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर का हेल्प लिया। अब जब हम परफेक्ट की बात करेंगे तो हम दूसरे हेल्पिंग वर्ब का यूज लेंगे। फिलहाल आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं हमारे थर्ड पार्ट की, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में जब हम अपने हिंदी सेंटेंस की बात करते हैं तो वो एंड होता है चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका हूं, चुकी हूं। ये मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है, आप इस डेफिनेशन से ज्यादा अच्छे से समझेंगे। प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है, इट इंडिकेट्स द एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट बट कंप्लीटेड इन द प्रेजेंट। मतलब एक ऐसा एक्शन जो शुरू तो पास्ट में हुआ था लेकिन अभी खत्म हुआ है। अब क्योंकि वो प्रेजेंट में वो काम खत्म हुआ है, इसीलिए हम उसे प्रेजेंट के थ्रू एंड करेंगे, प्रेजेंट में शो करेंगे। ठीक है, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया एक पास्ट होता है जो कि काम पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में ही खत्म हो गया। लेकिन जब हम प्रेजेंट परफेक्ट की बात कर रहे हैं तो जो काम पास्ट में शुरू हुआ वो अब जाके खत्म हुआ है। अब क्योंकि हमें दिखाना है कि वो अभी खत्म हुआ है, इसीलिए हम प्रेजेंट शो करेंगे। और आप देख सकते हैं क्योंकि इसमें पास्ट भी यूज हुआ है, तो पास्ट को भी तो हमें शो करना ही है किसी ना किसी वर्ड के थ्रू। तो आइए अब हम इसके फॉर्मूला को समझते हैं, बट उससे पहले मैं फिर आती हूँ हमारे हेल्पिंग वर्ब पे। हमने ऑलरेडी डू डज डिड का हेल्प ले लिया हमारे इंटेरोगेटिव और नेगेटिव। बस डू डज डिड का वही यूज होता है जब हमें नेगेटिव और इंटेरोगेटिव शो करना रहता है। लेकिन जब हम अपने इज एम आर वॉज की बात करते हैं तो वो हमारे स्टार्टिंग से ही रहते हैं। ठीक है, वो सिर्फ हमारे नेगेटिव और पॉजिटिव नहीं, वो शुरू से ही हम उसका हेल्प ले रहे हैं, पॉजिटिव में भी और हमारे नेगेटिव में भी। अब इसी तरीके से जब हम परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो उसमें ना हम डू डज का यूज करेंगे ना हम इज एम आर का यूज करेंगे। हम प्रेजेंट टेंस में किसकी हेल्प लेंगे, हैज और हैव की। ठीक है, तो अब जैसे हमारा पहले पॉजिटिव, हमारा फॉर्मूला क्या होगा, सब्जेक्ट, हमेशा पॉजिटिव में सब्जेक्ट आता है पहले, सब्जेक्ट। अब इसके बाद क्या आएगा, हमारा हेल्पिंग वर्ब, जो कि हमारा है प्रेजेंट का हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट परफेक्ट का हैज हैव। अब हम अपने बात करते हैं
वर्ब की। तो हमने अभी तक तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया था, लेकिन जब हम अपने परफेक्ट टेंस की बात करते हैं तो मैंने अपने वर्ब के भी वीडियो में बताया है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ। और अभी मैंने आपको बताया जब V1 का यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, V2 का यूज हम प्रेजेंट पास्ट इंडेफिनिट में यूज करते हैं, लेकिन V3 का यूज यानी हम पास्ट पार्टिसिपल भी बोलते हैं उसे, V3 का यूज हम सारे परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट। ठीक है, तो यहाँ हम V1 का नहीं V3 का यूज करेंगे, इसे हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। यहाँ मैं लिख दे रही हूँ, लेकिन बाकी के फॉर्मूला में मैं नहीं लिखूंगी, आप इसी से समझ लीजिए, पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा ऑब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट क्या था, माय मदर। अब मम्मी ने तो खाना कुछ देर पहले बनाना स्टार्ट किया, लेकिन खत्म तो अभी किया है, खाना बनाना अभी खत्म किया। तो अब क्योंकि ये सिंगुलर भी है, तो सिंगुलर के लिए हम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेंगे, हैज। माय मदर हैज। अब कुक का पास्ट पार्टिसिपल यानी कि कुक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, कुक्ड। माय मदर हैज कुक्ड फूड। ठीक है, ये हमारा, आपको वैसे मैं बता दूं कि जो आपको वर्ब का फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म है ना, वो आपको पढ़ना पड़ेगा, या कह सकते हैं आप रट्टा मारना पड़ेगा, क्योंकि सारे वर्ब के अलग अलग सेकंड और थर्ड फॉर्म होते हैं। कुछ के चेंज नहीं होते, जैसे कुक कुक्ड कुक्ड, और कुछ के चेंज हो जाते हैं, जैसे सिंग सैंग संग, गो एंड गॉन। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पॉजिटिव। अब हम आते हैं अपने नेगेटिव पे। फिर से मैं बता रही हूँ, हमने ऑलरेडी यहाँ पे एक हेल्पिंग वर्ब यूज किया है, तो हमें और कुछ यूज करने की जरूरत नहीं है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव प्लस नॉट प्लस V3, मत भूलिएगा V3 प्लस ऑब्जेक्ट। ये V3 हमारा सिर्फ परफेक्ट में यूज होता है, तीनों टेंस में। मैं रिपीट कर रही हूँ, तीनों टेंस में। जैसे ING यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल हमारा तीनों में यूज होता है, वैसे V3 भी हमारा तीनों में यूज होता है। तो माय मदर हैज नॉट कुक्ड फूड। ठीक है, अब इसे इंटेरोगेटिव में चेंज करते हैं, एक्स फैक्टर लेंगे। तो एक्स फैक्टर में हमारा हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ जाएगा, हैज, हैव। अब क्योंकि ये सिर्फ इंटेरोगेटिव है, नेगेटिव नहीं है, तो हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। तो हैज माय मदर कुक्ड फूड, ये हो गया हमारा क्वेश्चन मार्क। अब आता है हमारा इंटेरोगेटिव नेगेटिव। मैं बार बार रिपीट कर रही हूँ, एक्स फैक्टर सिर्फ इन दोनों का होगा, सब्जेक्ट का और हेल्पिंग वर्ब का। नॉट हमेशा बाद में लगता है सब्जेक्ट के। तो हैज, हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हैज माय मदर नॉट कुक्ड फूड। ये हो गया हमारा प्रेजेंट परफेक्ट, और ये हो गया उसका फॉर्मूला। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको प्रेजेंट का लास्ट फॉर्म, जो कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, वो बताऊंगी। अब हम प्रेजेंट के लास्ट पार्ट को पढ़ते हैं या समझते हैं, पर इसमें आप प्लीज अच्छे से ध्यान दीजिएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब हम इसमें देखिए, मैंने हिंदी में यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ, रही हूँ, समय के साथ। ये समय के साथ मैंने क्यों दिया, क्योंकि रहा रहे तो हमने ऑलरेडी हमारे कॉन्टिन्यूअस में यूज किया ही है, लेकिन यहाँ हमें समय भी दिखाना है। इसका मतलब हमारा कुछ दो वर्ड्स ऐसे हैं जो हमेशा हमारे परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में यूज होते हैं, जिसके थ्रू हमें टाइम दिखाना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, अब पहले हम इसके डेफिनेशन को समझते हैं। An action or activity that started in the past and continues now or has just only ended। यानी कि हम एक ऐसे काम की बात करते हैं जो कि शुरू तो पास्ट में हुआ था, लेकिन वो या तो जस्ट अभी खत्म हुआ है और या फिर अभी भी वो
चल रहा है। अब आप समझिएगा, इसमें एक बहुत माइनर डिफरेंस है परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। हमने क्या बोला था, परफेक्ट में जो काम चल रहा था वो खत्म हो गया प्रेजेंट में, यानी कि वो तुरंत नहीं खत्म हुआ, थोड़ी देर पहले खत्म हुआ। लेकिन जब हम, बहुत माइनर डिफरेंस यही है, लेकिन जब हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की, तो वो प्रेजेंट में जस्ट अभी खत्म हुआ है या फिर वो अभी भी काम चल रहा है, उसे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस कहते हैं। अब आप देख सकते हैं परफेक्ट तो हम पढ़ चुके हैं, कॉन्टिन्यूअस भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इसमें तो हम परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों एक साथ पढ़ेंगे। तो यानी कि हमारा परफेक्ट का भी हेल्पिंग वर्ब आएगा प्लस कॉन्टिन्यूअस का भी हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे दिया जाएगा। लेकिन उसके बीच में हम एक वर्ड का यूज करते हैं, वो होता है बीन। बिना बीन के यूज किए हम परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस को एक साथ नहीं जोड़ सकते। जैसे आप इस फॉर्मूला के थ्रू समझिएगा, जैसे मैंने यहाँ पे पॉजिटिव का फॉर्मूला दिया, सब्जेक्ट, ठीक है, माय मदर। अब सबसे पहले परफेक्ट यहाँ लिखा है तो हम परफेक्ट का लेंगे फॉर्मूला, हैज और हैव। अब इसके बाद हमें मेन वर्ब शो करना है, लेकिन मैंने जैसे बताया मेन वर्ब में हमें आईएनजी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस है तो कॉन्टिन्यूअस का मतलब ही है मेन वर्ब में आईएनजी ऐड करना, ठीक है। लेकिन हम हैज हैव के बाद तुरंत मेन प्रेजेंट पार्टिसिपल या फिर आईएनजी फॉर्म का यूज नहीं करते, इसके लिए हमें बीन का यूज करना बहुत जरूरी है। फिर हम V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब मैं आती हूँ समय पे। समय के लिए सॉरी, ऑब्जेक्ट नहीं होगा, आईएनजी के बाद हमारा समय होगा। माय मदर हैज बीन कुकिंग, सॉरी, माय मदर हैज बीन कुकिंग फूड। अब हम आते हैं समय पे। समय के लिए हम दो वर्ड का यूज करते हैं, सिंस और फॉर। इसके बाद हम लिखते हैं हमारा टाइम। अब सिंस और फॉर का मतलब क्या होता है, मैंने पहले भी समझाया, मैं फिर समझा रही हूँ। सिंस हमारा वो टाइम बताता है जो कि हमारा पॉइंट ऑफ टाइम होता है। पॉइंट ऑफ टाइम में हम किसकी बात करते हैं, बीते हुए, मतलब कुछ दिनों की या फिर महीनों की या फिर सालों की। लेकिन जब हम फॉर का यूज करते हैं तो वो ड्यूरेशन, यानी कि हम घंटा भी बताते हैं। सिंस में हम घंटे नहीं बताते, लेकिन फॉर में हम घंटों का, ड्यूरेशन का, एग्जैक्ट टाइम का यूज करते हैं। फॉर का मतलब होता है एग्जैक्ट टाइम। अब जैसे कि मेरा सेंटेंस था माय मदर कुक्स फूड, अब उसे हमें परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है, तो माय मदर, अब यहाँ पे परफेक्ट का लेंगे हैज। अब यहाँ इस बीन का यूज करेंगे, हैज बीन और कुकिंग, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, हैज बीन कुकिंग फूड। अब जैसे अगर मैंने सिंस का यूज किया तो मैं यहाँ लिख दूंगी सिंस मॉर्निंग, क्योंकि मुझे एक टाइम बताना है। अब मैंने आपको बताया सिंस हमारा एग्जैक्ट टाइम नहीं बता रहा, मेरी मम्मी कब से खाना बना रही है, सुबह से खाना बना रही है, सुबह कितने बजे से मैंने ये तो नहीं बताया, या कितने घंटे से ये भी नहीं बताया। अगर इसकी जगह मैंने फॉर का यूज किया, फॉर 3 आवर्स, तो ये क्या हो गया, ये मैंने एग्जैक्ट टाइम शो कर दिया। अब चाहे तो आप यहाँ सिंस मॉर्निंग लिख लीजिए या फॉर 3 आवर्स लिख लीजिए, तो मैं यहाँ सिंस मॉर्निंग का ले लेती हूँ एग्जाम्पल। ओके, माई मदर हैज बीन कुकिंग फॉर सिंस मॉर्निंग। अब इसे हम नेगेटिव में चेंज करते हैं, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। अब यहाँ क्योंकि मुझे नॉट का यूज करना है, नेगेटिव शो करना है, तो नेगेटिव में कब शो करूंगी, बीन के पहले, नॉट बीन प्लस V1 प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस और फॉर, ठीक है। टाइम आप अपने हिसाब से ले सकते हैं, सिंस लेंगे तो एक पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर लेंगे तो ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो माय मदर हैज नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। अब हमें इसे इंटेरोगेटिव में, यानी कि क्वेश्चन सेंटेंस में चेंज करना है। ध्यान दीजिएगा, सिर्फ सब्जेक्ट के बाद जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसी का एक्स फैक्टर होता है। तो हैज हैव प्लस
तो इसे हम कैसे लिखेंगे? हैज़, सॉरी आप इसके बाद क्वेश्चन मार्क ज़रूर लगाइएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हैज़ माई मदर बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग? क्वेश्चन मार्क। अब हम आते हैं इंटेरोगेटिव नेगेटिव पे, ठीक है। फिर से हमारा नॉट हमारे सब्जेक्ट के बाद ही यूज होगा, तो हैज, हैव, ठीक है। ये आपका हो गया चौथा फॉर्मूला, जिसका सेंटेंस आएगा हैज माई मदर नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। तो ये था हमारा परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो मैंने आपको इसको समझा दिया, फिर मैं बता रही हूँ परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों है। तो परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस दोनों के हेल्पिंग वर्ब की हम यहाँ हेल्प लेते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम चलेंगे अपने पास्ट टेंस पे। अब हम आते हैं हमारे सेकेंड टेंस पे, जो है पास्ट इंडेफिनिट। मतलब हमारा प्रेजेंट तो कंप्लीट हो गया, अब हम पास्ट पे आते हैं। तो पास्ट का पहला पार्ट है जो है पास्ट इंडेफिनिट या फिर पास्ट सिंपल। तो पहले हम समझते हैं कि पास्ट क्या था। जैसा मैंने आपको समझाया, अभी मैं फिर रिपीट कर देती हूँ। पास्ट में हम, पास्ट का मतलब ही होता है कि हम उन एक्शंस के बारे में बात करते हैं, उस काम के बारे में बात करते हैं जो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, उसे हम पास्ट टेंस बोलते हैं, यानी कि भूतकाल। ठीक है। तो अब हम पास्ट इंडेफिनिट जो पहला पार्ट है उसके बारे में जानते हैं। इसमें हम देखते हैं हिंदी में ता, था, करता था, करती थी, करते थे, ये थे, था, थी, ये वर्ड आते हैं जो हमें बताते हैं कि हमारा सेंटेंस जो है वो पास्ट टेंस में। लेकिन अब पास्ट टेंस में भी वही बात है कि चारों टाइप्स आते हैं, इनडेफिनिट, कॉन्टिन्यूस। तो कैसे पता चलेगा कौन सा हमारा इनडेफिनिट है, कौन सा कॉन्टिन्यूस? तो पहले हम इस रूल्स को समझते हैं, जो कि सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट का रूल है। पहला रूल मैंने दिया है, इट इज यूज्ड टू टॉक अबाउट एक्शंस हैपेंड एट अ पर्टिकुलर टाइम इन द पास्ट। मतलब कि ये उन एक्शंस के बारे में बात करता है जो एक टाइम पे पास्ट में खत्म हो चुका है, स्टार्ट हुआ खत्म हो गया, मतलब वो काम जो कि हो चुका है। जैसे कि एग्जाम्पल में, शी केम टू सी मी लास्ट नाइट, वो मुझे देखने आई थी कल रात, कल रात वो मुझे देखने आई थी। तो अब आप इस एग्जाम्पल से समझिएगा। सबसे पहली बात, ये केम, ये है हमारा कम का सेकेंड फॉर्म। मैंने आपको बताया, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, हमारे पास्ट इनडेफिनिट में, सारे पास्ट में नहीं लेकिन पास्ट इनडेफिनिट में हमारे वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज होता है, शी केम। और ये लास्ट नाइट जो होता है ना, ये जो वर्ड आ जाता है लास्ट नाइट, तो ये लास्ट नाइट का मतलब ये हम बीते हुए रात के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये दो वर्ड है जो हमें ऑटो मीन्स बहुत इजीली हमें पहचान करवा सकते हैं कि हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में। सेकेंड रूल देखिए, अ सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस। मतलब क्या होता है कि कई बार हमारे जो पास्ट में होते हैं वो बहुत सारे एक्शंस मीन्स बहुत सारे काम होते हैं जो कंप्लीट हो चुके होते हैं सीरीज में, मतलब नंबर वाइज। ठीक है। तो हमें अगर जैसे किसी को बताना है कि मेरे साथ कल ऐसा, पहले मैं यहाँ गई, फिर वहाँ मैंने ये देखा, मैं कल यहाँ गई थी, वहाँ मैंने ऐसा देखा था, फिर मैंने ये खाया था, वो पिया था, फिर मैं वापस आ गई थी। तो ये आपने क्या किया, एक तरफ से आपने सीरीज बताई कि आप पहले कहीं गए, फिर कुछ खाया, फिर ये देखा, फिर आप वापस आ गए। तो ये आपने नंबर बताया कि आपने एक एक करके क्या क्या काम किया। तो हम सीरीज ऑफ कंप्लीटेड एक्शंस जो कि हो चुका है उसके बारे में भी हम पास्ट टेंस में बात करते हैं। जैसे लास्ट नाइट, ये लास्ट ही बता दिया कि कल रात की बात हो रही है, बीते हुए रात की। लास्ट नाइट ही वॉकड इनटू माय रूम। अब आप देखिए, ये वॉक का सेकेंड फॉर्म, वॉक, वॉकड, ही वॉकड इनटू माय रूम, वोक मी अप, वेक का सेकेंड फॉर्म, वोक मी अप, एंड टुक मी विथ हिम। टुक मतलब टुक का सेकेंड फॉर्म, टेक का सेकेंड फॉर्म टुक मतलब ले गया। वो कल रात मेरे रूम में आया, मुझे जगाया और मुझे अपने
साथ ले गया। तो ये आपने एक एक करके नंबर वाइज कुछ ऐसे एक्शंस बताए जो कल रात हो चुके हैं। अब देखिए, रिपीटेड एक्शंस और हैबिट्स इन द पास्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट में मैंने उन एक्शंस और हैबिट्स की बात की थी जो हम पहले भी करते थे, अभी भी करते हैं और आगे भी करते रहेंगे। जैसे एक नॉर्मल सा एक्शन है ब्रश करना, हम वो हमेशा से करते आ रहे हैं और आगे भी करेंगे। तो अब हम यहाँ पे उन एक्शंस की बात करते हैं या उन आदतों की बात करते हैं जो कि हम एक टाइम पे करते थे, हमेशा करते थे, लेकिन एक टाइम तक करते थे, उसके बाद हमने वो करना छोड़ दिया। जैसे मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया, जॉन वर्कड एट अ होटल आफ्टर स्कूल। जॉन वर्कड एट अ होटल आफ्टर स्कूल, यानी कि जॉन जब स्कूल में था तो वो स्कूल के बाद होटल में काम करता था। तो ये तो बट ऑब्वियस है कि जॉन हमेशा तो स्कूल में रहेगा नहीं, वो वहां से निकला, फिर वो कॉलेज गया, फिर उसके बाद उसने, ये भी जरूरी नहीं है कि वो होटल में ही काम करे, यानी कि आगे जाके उसका एक्शन चेंज हो गया। लेकिन जब वो स्कूल में था तो वो ये एक्शन रिपीटेडली करता था, यानी कि अक्सर करता था या हमेशा करता था स्कूल टाइम पे। तो वर्कड, अगेन अ सेकेंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ऑफ वर्क, वर्क का सेकेंड फॉर्म वर्कड। टू टॉक अबाउट समथिंग दैट हैपन अ फ्यू मोमेंट्स अगो। अब देखिए, हम क्या है कि पास्ट में हम उन एक्शंस की भी बात करते हैं जो कि जस्ट प्रेजेंट में कुछ देर पहले ही हुआ। अब क्योंकि वो हो चुका, भले ही वो कुछ एक्सट्रीमली क्लोज टू द प्रेजेंट मैंने यहाँ लिखा है, यानी कि वो प्रेजेंट के बहुत क्लोज है। जैसे अभी आपने, अगर हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं क्या आपने खाना खाया, हाँ मैंने खाना खा लिया, मतलब अभी सामने वाले ने अभी ही खाना खाया है, लेकिन क्योंकि उसने खाना खाने वाला काम तो कर दिया तो वो क्या हो गया, वो पास्ट हो गया, भले ही वो काम जस्ट अभी खत्म हुआ है, इसीलिए वो प्रेजेंट के बहुत क्लोज है, लेकिन क्योंकि वो काम खत्म हो चुका है इसलिए वो पास्ट टेंस में आता है। जैसे आई जस्ट कॉल्ड हर, मैंने अभी उसे फोन किया था, तो क्योंकि अभी ही किया था और फोन करने वाला काम कंप्लीट हो गया, वो काम कंप्लीट हो गया, इसीलिए वो पास्ट टेंस में आ गया। तो कॉल का सेकेंड फॉर्म कॉल्ड। ये है आपके पास्ट इंडेफिनिट के रूल्स, आप इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको फॉर्मूला देती हूँ। अब आप इसके फॉर्मूला को समझिएगा और बहुत ध्यान से समझिएगा जो मैं समझा रही हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला दिया, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, मैंने अभी बताया था, मैं फिर रिपीट करती हूँ कि V2 वर्ब का सेकेंड फॉर्म हम पास्ट के इनडेफिनिट में ही यूज करते हैं, बाकी कहीं नहीं, ठीक है। तो ये हमारा पॉजिटिव का फॉर्मूला था। आप देख सकते हैं मैंने सारे शॉर्ट फॉर्म में लिखे हैं, बिकॉज वो बहुत टाइम ले लेता है, इससे मैंने सारे शॉर्ट फॉर्म में आपको समझने के लिए लिख दिए। POS मीन्स पॉजिटिव, NEG नेगेटिव, INT इंट्रोगेटिव, INT NEG मीन्स इंट्रोगेटिव नेगेटिव, और यहाँ पे भी सारे शॉर्ट फॉर्म में। तो माई मदर कुक्ड फूड, वही सेंटेंस वापस से रिपीट हुआ, ठीक है। अब नेगेटिव में देखिए, सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे पहली बात कि अब हमें इसको नेगेटिव में चेंज करना है। तो जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमें जब नेगेटिव में चेंज करना था तो डू और डस का हेल्प लेते हैं। डू का हेल्प हम तब लेते हैं जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल हो, और डस का हेल्प हम तब लेते हैं जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर हो। लेकिन यहाँ पे डिड का हेल्प, चाहे हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, हमें डिड का ही हेल्प लेना है, ठीक है। तो डिड प्लस ये नॉट हमारा क्या हो गया, नेगेटिव, क्योंकि नेगेटिव है इसलिए नॉट नेगेटिव। अब V1, अब ये V1 क्यों आया आप थोड़ा समझिएगा। जैसे आप देखिए यहाँ पे हमें अगर इस सेंटेंस को पहचानना है कि ये कौन सा टेंस है, तो हम इस मेन वर्ब से समझ सकते हैं कि वो पास्ट इंडेफिनिट है। कैसे, क्योंकि एक्चुअल में कुक, ये कुक्ड वर्ड जो बना वो किससे बना, कुक से, COOK, वो V1 था, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और ये सेकंड फॉर्म है जो कि कुक्ड है। तो इससे हम इजीली पहचान गए कि ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट है। इसके अलावा मैंने कोई हेल्पिंग वर्ब भी यूज नहीं किया है, सिर्फ कुक्ड वर्ड यूज कर दिया, वो समझ में आ गया कि ये हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में। अब नीचे क्या है, जब हमने ऑलरेडी एक हेल्पिंग वर्ब की हेल्प ली है, ठीक है। अब ये हेल्पिंग वर्ब डिड हमारा और किसी भी टेंस में यूज नहीं होता और कहीं यूज नहीं होता, सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट में यूज होता है डिड। तो जब हमने डिड ऑलरेडी यूज कर दिया, डिड से आप समझ जाएंगे कि हमारा सेंटेंस पास्ट टेंस में है, तो हमें अपने मेन वर्ब को V2 में लिखने की कोई जरूरत नहीं है। तब हम अपने मेन वर्ब को वापस से V1 में कन्वर्ट कर देंगे, क्योंकि यहाँ V2 से हम हेल्प ले रहे थे सेंटेंस के टेंस को पहचानने की, लेकिन यहाँ हम सेंटेंस के टेंस को
इस डिड से ही पहचान गए कि ये हमारा पास्ट टेंस है, तो फिर हमारा जो मेन वर्ब है वो V1 में आ जाएगा, V1 में कन्वर्ट हो जाएगा। फिर हम उसको V2 में नहीं लिखते, यानी कि V2 वर्ब के सेकेंड फॉर्म का यूज हम पास्ट इंडेफिनिट के सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस में करते हैं और कहीं नहीं। मतलब जब आपने डिड का यूज कर लिया तो आपका कुक्ड कुक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो माय मदर डिड नॉट कुक फूड। अब यहाँ देखिए हमारा इंट्रोगेटिव है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। वैसे क्वेश्चन मार्क में वैसे होता नहीं है फॉर्मूला में, लेकिन मैं इसको इसलिए देती हूँ ताकि आप ये मत भूलिएगा कि सेंटेंस के एंड में आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता ही है एक क्वेश्चन सेंटेंस। ठीक है, तो डिड माई मदर कुक फूड, ये था आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस। अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव पे आते हैं, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। डिड माई मदर नॉट कुक फूड, यहाँ मैंने आपको एक्स फैक्टर आपके प्रेजेंट में भी बताया था, यहाँ पे भी बता रही हूँ कि जब हमको सेंटेंस को इंट्रोगेटिव में चेंज करना रहता है तो हमारा सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब का प्लेस एक्सचेंज होता है। बाकी सारे आप देख सकते हैं वर्ड्स और हमारे फॉर्मूला वैसे के वैसे ही हैं। हमने प्लेस सिर्फ किसका चेंज किया, फर्स्ट और सेकेंड वर्ड जो है हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट का। जैसे मैंने यहाँ पे डिड का यूज करके हमारे मेन वर्ब को फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, वैसे ही प्रेजेंट में भी मैंने बताया था, मैं फिर से बता देती हूँ कि जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होता है और हम डज का यूज कर लेते हैं तो उसी तरीके से हम अपने मेन वर्ब में एस या ईएस ऐड नहीं करते। जैसे मेरा वहाँ सेंटेंस था माई मदर कुक्स फूड, और जब वो नेगेटिव में चेंज हो गया तो माई मदर डज नॉट कुक फूड, तो वो वहाँ पे भी नॉर्मल अपने मेन फॉर्म यानी कि रूट फॉर्म में आ गया। तो ये आपका है पास्ट इंडेफिनिट का फॉर्मूला, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ती हूँ। अब हम आते हैं पास्ट के सेकेंड फॉर्म पे, जो है पास्ट कॉन्टिन्यूस। कॉन्टिन्यूस का मतलब ये होता है प्रोग्रेसिव, यानी कि काम चल रहा है, चल रहा था या चल रहा होगा। अब वो था है और होगा से हमें अपने टेंस का मतलब पता चलता है, लेकिन रहा से हमें ये पता चलता है कि वो प्रोग्रेसिव में था या प्रोग्रेसिव में है, जो भी है। अब क्योंकि हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस है इसलिए हम था पे ज़्यादा फोकस करेंगे। ठीक है, तो जहाँ हमारे जिस सेंटेंस में रहा था, रही थी, रहे थे आता है सेंटेंस के लास्ट में, समझ लीजिए कि वो सेंटेंस हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूस में है। तो अब यहाँ पे आप डेफिनेशन समझिए। इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एक्शंस दैट वर टेकिंग प्लेस एट सम मोमेंट इन द पास्ट, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस हमें उस एक्शन के बारे में बताता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हमें उस एक्शन के बारे में पता चलता है जो एक टाइम पे हो रहा था, वो एक टाइम पे हो रहा था। अब वो कब खत्म हुआ उसका कोई आइडिया नहीं है, मीन्स उसका कोई उसको कोई मेंशन नहीं करते, कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है कि वो कब खत्म हुआ, बस वो एक टाइम पे प्रोग्रेसिंग स्टेटमेंट में था, वो हो रहा था काम, इसीलिए हम उसे पास्ट कॉन्टिन्यूस में उसे हम लिखते हैं या फिर बोलते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला भी दे दिया, लेकिन मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, उसके खत्म होने का टाइम हमें यहाँ शो नहीं किया है। हमने ये बताया कि वो एक टाइम पे काम हो रहा था। अब क्योंकि वो खत्म भी हो गया है, लेकिन कब खत्म हुआ वो एग्जैक्ट टाइम तो नहीं है, लेकिन खत्म हो गया, इसका मतलब वो पास्ट हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखिए, सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला है। तो आप ये देख सकते हैं कि हमने यहाँ पे पॉजिटिव में ही हमने हेल्पिंग वर्ब की हेल्प ले ली, और हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूस को शो करने के लिए ये दो हेल्पिंग वर्ब होते हैं, वॉज और वर्ड, जो कि हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूस में हम यूज करते हैं। वॉज हमारा सिंगुलर, वह हमारा प्लूरल। तो वॉज वर्ब प्लस V1 प्लस ING, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में भी V1 प्लस ING था, पास्ट में भी है और फ्यूचर में भी होगा। क्यों? क्योंकि एक तरफ से प्रेजेंट पार्टिसिपल है। मेरे वर्ब वाले वीडियो में देखिएगा, मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। ठीक है, तो अब यहाँ देखिए, माय मदर वॉज कुकिंग फूड, ये हो गया हमारा पॉजिटिव सेंटेंस। अब जब हम नेगेटिव पे आते हैं, माय सब्जेक्ट प्लस वॉज वर्ब प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे वापस से हमने डिड को यूज नहीं किया नेगेटिव में चेंज करने के लिए, कन्वर्ट करने के लिए। क्यों? क्योंकि हमने वहां डिड का यूज इसलिए किया था क्योंकि पॉजिटिव में तो कोई हेल्पिंग वर्ब था ही नहीं, लेकिन यहाँ तो ऑलरेडी एक हेल्पिंग वर्ब है ना, तो हम दूसरे हेल्पिंग वर्ब की हेल्प क्यों ले? हमारे इसी हेल्पिंग वर्ब को हम लेके उसको नेगेटिव में चेंज कर सकते हैं। तो सब्जेक्ट के बाद वॉज वर्ब प्लस नॉट, नॉट वापस से हमारा नेगेटिव। और ध्यान दीजिएगा, ये जो नॉट है
ये नॉट हमेशा हमारे थर्ड पोजीशन पे आता है, हमारे सेंटेंस में थर्ड पोजीशन में, चाहे वो कहीं भी यूज हो। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव में भी अगर यूज किया तो थर्ड में, और यहाँ पे भी यूज किया तो नेगेटिव में थर्ड में। इसके पहले अगर कोई वर्ड आ रहा है, कुछ भी आ रहा है, तो उसको हम फोर्थ पोजीशन पे ढकेल देते हैं, लेकिन नॉट को हम थर्ड पोजीशन पे ही रखते हैं। ठीक है, माई मदर वॉज नॉट कुकिंग फूड, वॉज इसलिए क्योंकि मदर हमारी सिंगुलर है। इंट्रोगेटिव, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। वॉज माई मदर कुकिंग फूड, और वैसे ही हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, वॉज वर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। वॉज माई मदर नॉट कुकिंग फूड। तो ये देखिए, ये मैंने जैसा अभी आपको समझाया, ये हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस है, जिसमें हम अपने हेल्पिंग वर्ब वॉज और वर का हेल्प लेते हैं, और वॉज हमारा सिंगुलर, वर हमारा प्लूरल के लिए यूज होता है। तो इस तरीके से हम अपने सेंटेंस को पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में फ्रेम करते हैं। तो ये मैंने आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस तो समझा दिया। अब बचे हमारे दो पास्ट के, वो मैं आपको इसके बाद समझाती हूँ, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम बात करते हैं पास्ट टेंस के थर्ड फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस के बारे में। जिस सेंटेंस के एंड में, हिंदी सेंटेंस के एंड में चुका था, चुकी थी, चुके थे आता है, तो उसे जब हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो वो पास्ट परफेक्ट में कन्वर्ट होता है। तो आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे डेफिनेशन यानी कि एक रूल दिया हुआ है, उस रूल को बहुत ध्यान से समझिएगा। It tells about an event that had completed in the past before another action took place. इसका मतलब है कि अब इसमें हमें, ऐसे तो अभी तक मैं एक ही सेंटेंस यूज कर रही थी, माई मदर कुक्ड फूड और माई मदर वॉज कुकिंग फूड, ये एक ही सेंटेंस है। लेकिन जब हम इसे पास्ट परफेक्ट टेंस में लाते हैं तो हमें दो सेंटेंस यूज करने पड़ते हैं। अब दो सेंटेंस में एक वो सेंटेंस होता है जो कि कंप्लीट हो चुका है, यानी कि हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस, और लेकिन उसके कंप्लीट होने के तुरंत बाद एक नया सेंटेंस स्टार्ट होता है, वो भी कंप्लीट हुआ है, वो भी हमारा पास्ट टेंस ही है। यानी कि हम इसमें दो सेंटेंस के बारे में बात करें। मैं फिर रिपीट कर रही हूँ, एक सेंटेंस जो कंप्लीट हो चुका है दूसरे एक्शन के स्टार्ट होने से पहले, यानी कि कोई एक दूसरा एक्शन स्टार्ट हो उसके पहले एक एक्शन खत्म हो चुका है, और वो दूसरा एक्शन भी हम पास्ट टेंस में ही लिखेंगे। लेकिन जब हम दो एक्शन यानी कि दो सेंटेंस को लिखते हैं तो एक सेंटेंस जो कंप्लीट हो चुका है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, और एक सेंटेंस जो उस एक्शन के कंप्लीट होने के बाद जो नया एक्शन स्टार्ट होता है उसे हम सिंपल पास्ट टेंस में लिखते हैं, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट। फिर से बोल रही हूँ, आप ध्यान से सुनिएगा। दो सेंटेंस के बारे में बात करते हैं, दो एक्शन के बारे में बात करते हैं, जो एक एक्शन कंप्लीट होता है दूसरे एक्शन के स्टार्ट होने से पहले। तो जो एक्शन कंप्लीट हो जाता है वो पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखते हैं, और जो दूसरा एक्शन स्टार्ट होने वाला होता है उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखते हैं, यानी कि सिंपल पास्ट टेंस में। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ऑलरेडी फॉर्मूला दिया है, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। अब क्योंकि ये परफेक्ट टेंस है, प्रेजेंट में तो हमने प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव का यूज किया था, एक सिंगुलर और एक प्लूरल के लिए। अब यहाँ पे हमें सिर्फ हैड का यूज करना है, वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए यूज होता है। तो ये आपका हैड हो गया, हेल्पिंग वर्ब हैड, प्लस V3। मैंने आपको बताया ना, V1 हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, V2 हमारा पास्ट इंडेफिनिट, और V3 हमारा पास्ट पार्टिसिपल कहलाता है। यानी कि प्रेजेंट पार्टिसिपल जैसे हमारे तीनों टेंस में आता है कॉन्टिन्यूअस टेंस में, वैसे ही पास्ट पार्टिसिपल हमारे तीनों के परफेक्ट टेंस में आता है। तो यहाँ ये V3 यूज होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो माई मदर हैड कुक्ड फूड बिफोर वी रीच्ड होम। अब आप ध्यान से समझिएगा, इस ऑब्जेक्ट का मतलब सिर्फ ये एक वर्ड नहीं होता, ये ऑब्जेक्ट का मतलब होता है रेस्ट ऑफ द सेंटेंस, यानी कि इस वर्ब के बाद जो भी जितने भी वर्ड्स आएंगे वो हमारे ऑब्जेक्ट में आ जाते हैं। ठीक है, अब मैं ऑब्जेक्ट लिखी हूँ शॉर्ट में, आप इसको रेस्ट ऑफ द सेंटेंस भी लिख सकते हैं। क्यों मैं ये बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे फूड के बाद मैंने एक और सेंटेंस लिखा है, बिफोर वी रीच्ड होम, क्योंकि मुझे पास्ट परफेक्ट टेंस में दो सेंटेंस दिखाने थे। ये एक जो कंप्लीट हो चुका है और इसके स्टार्ट होने से पहले ये कंप्लीट हो गया। अब जैसे कि हम बात करते हैं, हमारे घर पहुंचने से पहले मम्मी खाना बना चुकी थी, तो ये चुकी थी
बंद मतलब कंप्लीट हो चुका था हमारे घर पहुंचने से पहले। लेकिन अब मैं अगर किसी थर्ड पर्सन से ये बात करी हूँ, हमारे घर पहुंचने से पहले मम्मी खाना बना चुकी थी, यानी कि वो घर पहुंचने वाला काम भी हो चुका है, इसीलिए उसको पास्ट इंडेफिनिट टेंस में लिखा गया। और ये काम हमारा इस काम के पहले हो चुका था, इसीलिए ये हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस में लिखा गया है। तो ये फूड के बाद ये जो बाकी के हमारे वर्ड्स हैं, सॉरी, इसे आप ऑब्जेक्ट में ही ले लीजिएगा, ठीक है। अब नेगेटिव में आते हैं। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। माई मदर हैड नॉट कुक फूड बिफोर वी रीच्ड होम, यानी कि हमारे घर पहुंचने से पहले मम्मी खाना नहीं बना चुकी थी, तो वो आपका आ गया नेगेटिव सेंटेंस। हैड सब्जेक्ट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। हैड माई मदर कुक फूड बिफोर वी रीच्ड होम, क्या हमारे घर पहुंचने से पहले मम्मी खाना बना चुकी थी। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। मैं अच्छे से आपको फिर से समझा रही हूँ, और ये ऑब्जेक्ट का मतलब सिर्फ ये फूड तक नहीं आ रहा है, ये आप बाकी सेंटेंस को भी ले लीजिए, इसमें ऐड कर लीजिए। और ये जो है ना 2 सेंटेंस, ये आपके सिर्फ पास्ट परफेक्ट टेंस में आते हैं, बाकी किसी में नहीं आ रहे, आपके प्रेजेंट परफेक्ट में भी नहीं है, आपके फ्यूचर परफेक्ट में भी नहीं आएंगे। ये सिर्फ आपके पास्ट परफेक्ट में है कि आपको एक और सेंटेंस की हेल्प लेनी रहती है। और मैं फिर से बता रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, जब पास्ट परफेक्ट टेंस में हम 2 सेंटेंस लिखते हैं तो एक हमारा हमेशा परफेक्ट यानी कि पास्ट परफेक्ट टेंस में होता है, और एक सेंटेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होता है। आप दोनों को ही परफेक्ट टेंस या दोनों को ही इंडेफिनिट टेंस में नहीं लिख सकते। एक में आपको ये हैड को यूज करना पड़ेगा, जो आपका सेंटेंस परफेक्ट टेंस में शो करेगा, लेकिन उसी सेंटेंस में शो करिएगा जो काम आपका हो चुका था दूसरे काम को स्टार्ट करने से पहले। उसी में आप इस हैड का यूज करके उसको परफेक्ट टेंस बना सकते हैं। और दूसरे को आप देखिए सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट का आप यहाँ पे देख सकते हैं, मैंने वी के बाद, यहाँ पे वी आपका सब्जेक्ट हो गया है ना, तो वी के बाद मैंने कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लिया, बस एक सेकंड फॉर्म रीच का सेकंड फॉर्म लिख दिया, रीच्ड, बिफोर वी रीच्ड होम। तो इस बात का बहुत ध्यान दीजिएगा कि एक सेंटेंस आपका पास्ट परफेक्ट है, ये पूरा माय मदर कुक फूड तक, और यहाँ से बिफोर वी रीच्ड होम आपका पास्ट इंडेफिनिट है। तो आप 2 सेंटेंस सेम नहीं लिख सकते, ठीक है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको पास्ट टेंस का 4th यानी कि लास्ट फॉर्म पढ़ाती हूँ। अब हम आते हैं पास्ट के लास्ट फॉर्म यानी कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस पे। मैं आपको एक चीज बता देती हूँ कि परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस लगभग सेम होता है, पर उसमें कुछ चीजें बहुत डिफरेंट होती हैं, जो बहुत माइनर सी चीज है, हमें समझना वही बहुत जरूरी है। हम वो माइनर चीज अगर समझ गए तो हमें दोनों के बीच का डिफरेंस पता चल जाएगा अच्छे से। पहले तो आप देख लीजिए हिंदी में, जिसमें हम राहता रही थी, क्योंकि कॉन्टिन्यूअस भी है ना, तो राहता रही थी, रहे थे में समय के साथ, जैसे हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था, वैसे ही हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जिसमें हमें टाइम भी शो करना है, समय के साथ हमें बताना है, इसीलिए हमें सिंस और फॉर का यूज करना पड़ता है। मैं फिर एक बार आपको बता दूं, सिंस हम पॉइंट ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम में हमारा मंथ आता है, ईयर आता है, और हमारा मॉर्निंग आता है, हमारा डे टाइम आता है, इवनिंग, मॉर्निंग, ये सब हमारे पॉइंट ऑफ टाइम में। ड्यूरेशन में फॉर 3 आवर्स, फॉर 8 आवर्स, ये हमारे ड्यूरेशन ऑफ टाइम में आते हैं, ठीक है। तो हम इसमें सिंस और फॉर का यूज करते हैं। अब जो मैंने अभी आपको समझाया कि माइनर डिफरेंस है, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, उसको समझना बहुत जरूरी है पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। आइए समझते हैं। और इस पास्ट को ना आप प्रेजेंट और फ्यूचर, वैसे तो तीनों ही बहुत अलग टेंस हैं, तो रूल्स आपको लगभग सेम लगेंगे, बट आपको थोड़ा सा उसमें डिफरेंस आपको समझ में आएगा, जो अगर आप प्रॉपर इस वीडियो को देखेंगे तो मैं आपको समझाऊंगी, आप उसको समझ भी जाएंगे। हम पहले इसके रूल को देखते हैं। A past action which started in the past and continued to happen after another action or time in the past. खैर ये तो इंग्लिश में लिखा है, मैं आपको हिंदी में अच्छे से समझाती हूँ। मैंने अभी पास्ट परफेक्ट में आपको क्या समझाया, हम पास्ट परफेक्ट में एक एक्शन लेते हैं जो खत्म हो चुका है दूसरे एक्शन के स्टार्ट होने से पहले, यानी कि एक तो कंप्लीट हो गया और एक स्टार्ट हुआ था। अब इसमें भी हम 2 एक्शन के बारे में बात करेंगे, लेकिन इसमें क्या है, जो एक था वो चल ही रहा है और दूसरा एक्शन भी साथ में आ गया, यानी कि परफेक्ट में तो एक एक्शन खत्म हो जाता है और दूसरा एक्शन आता है, लेकिन इसमें हम क्या करते हैं, 2 एक्शन के बारे में बात करते हैं इसमें भी। लेकिन जो पहला एक्शन है वो चल रहा है, खत्म नहीं हुआ, और तब तक दूसरा एक्शन भी आ गया।
मतलब यहाँ भी आपको 2 सेंटेंस यूज करने हैं, तो वो आपको एक ऐसे दिखाना है कि वो प्रोग्रेसिंग में ही है और तब तक आपका सेकंड सेंटेंस स्टार्ट हो गया। अब आप इसके फॉर्मूला को समझिएगा। सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, हैड इसलिए क्योंकि परफेक्ट है, हैड, और मैंने आपको बताया था कि परफेक्ट और कॉन्टिन्यूस को जोड़ने के लिए हमें बीन का यूज करना पड़ता है। हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते माय मदर हैड कुकिंग फूड, ऐसे नहीं आता। माय मदर हैड बीन, जहाँ परफेक्ट कॉन्टिन्यूस आता है वहाँ बीन का यूज होता है। V1 प्लस ING, ये ING हमारा सिर्फ वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ही आता है। अब मेरे सारे फॉर्मूला में देख लीजिएगा। प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट, पहले इस फॉर्मूला को आप समझ लीजिएगा। मैंने जब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का आपको फॉर्मूला दिया था, तो सब्जेक्ट के बाद हैज, हैव प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट के बाद मैंने सिंस फॉर दिया था। क्यों? क्योंकि वहां पे एक ही सेंटेंस की जरूरत थी। माय मदर हैज बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग और फॉर 2 आवर्स, व्हाटएवर इट इज। लेकिन यहाँ पे हमें टाइम के बाद एक सेंटेंस शो करना है, टाइम के बाद हमें एक सेंटेंस शो करना है, तो वो सेंटेंस को हम ऑब्जेक्ट के रूप में लिखेंगे, यानी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। इसीलिए हम यहाँ टाइम के बाद ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो शायद अब आप समझ गए होंगे कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की जब हम बात करते हैं तो ये सिंस फॉर को हम ऑब्जेक्ट के बाद लिखते हैं, लेकिन जब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात कर रहे हैं तो हमारा पहले टाइम आएगा, बाद में ऑब्जेक्ट। वो रीजन ये है कि इस ऑब्जेक्ट का मतलब ये है कि जो हमारा सेकेंड सेंटेंस है वो हमारा बाद में होता है, टाइम के बाद लिखेंगे हम, ठीक है। तो इसीलिए मैंने यहाँ सिंस फॉर पहले और ऑब्जेक्ट बाद में लिखा। अब आप देखिए, माय मदर हैड बीन कुकिंग फूड, आई होप मैं फूड नहीं लिखी, बट वो नहीं भी लिखी तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कुक तो हम खाना ही करते हैं, खाने को ही तो हम बनाते हैं ना। तो माय मदर हैड बीन कुकिंग सिंस मॉर्निंग व्हेन वी रीच्ड होम, मतलब कि मेरी मम्मी खाना बना रही थी जब हम घर पहुंचे। मेरी मम्मी सुबह से खाना बना रही थी जब हम घर पहुंचे, मतलब खाना बनाने वाला काम चल रहा था और हम वहां पहुंच भी गए। तो आई होप अब आप समझ गए होंगे कि जब मैंने पास्ट परफेक्ट की बात की थी तो मेरी मम्मी खाना बना चुकी थी, लेकिन जब मैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करूं तो मम्मी खाना बना रही थी और हम घर पहुंच गए, ठीक है। तो यहाँ पे हाँ, ये सेंटेंस हमारा सेकेंड सेंटेंस है, ये भी हमारा पास्ट इंडेफिनिट में। वापस से ये सेंटेंस, सेकेंड सेंटेंस हमेशा हमारा पास्ट इंडेफिनिट में होगा, और फर्स्ट सेंटेंस अब वो परफेक्ट है तो मीन्स जो कंप्लीट हो चुका है तो वो परफेक्ट टेंस में होगा, और अगर वो काम चल रहा है तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में विद टाइम। टाइम मत भूलिएगा। अब क्योंकि मैंने परफेक्ट प्रेजेंट परफेक्ट में भी मैंने सिंस मॉर्निंग का यूज किया था, इसलिए यहाँ पे भी मैंने सिंस मॉर्निंग का यूज कर लिया। वहां पे मैंने अगर फॉर लगाया होता, फॉर 2 आवर्स और 3 आवर्स, 2 घंटे से या 3 घंटे से खाना बना रही थी, तो यहाँ पे भी मैं फॉर यूज कर लेती। खैर, यहाँ मैंने पॉइंट ऑफ टाइम का यूज किया है। तो अब आप देखिए नेगेटिव का, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। My mother had not been cooking food. I am sorry, मैं यहाँ नॉट लिखना भूल गई, मैं यहाँ लिख भी देती हूँ। My mother had not been cooking since morning when we reached home। ये था हमारा नेगेटिव का सेंटेंस। आई होप आप अब तक समझ गए होंगे कि यहाँ पे भी हमें 2 एक्शन दिखाने थे, लेकिन जो हमारा ये एक्शन है ये चलते रहेगा, मीन्स वो चल रहा था, कंप्लीट नहीं हुआ था, और तब तक हमारा सेकेंड सेंटेंस यानी कि सेकेंड एक्शन भी उसी में आ गया। अब हम इंट्रोगेटिव पे आते हैं। हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस V1 प्लस ING प्लस सिंस फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। Had my mother been cooking since morning when we reached home? Interrogative negative, had plus subject plus not plus been plus V1 plus ING plus since for plus object plus question mark. Had my mother not been cooking since morning when we reached home? मैं फिर से बता रही हूँ, ध्यान दीजिएगा, यहाँ टाइम पहले आएगा और ऑब्जेक्ट बाद में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमने ऑब्जेक्ट पहले लिखा था, टाइम बाद में, क्योंकि वहां एक ही सेंटेंस हमारा सफिशिएंट था हमें उस सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। लेकिन क्योंकि यहाँ इस रूल में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि हमें 2 सेंटेंस दिखाने हैं और जो 2 एक्शन दिखाने हैं और दूसरा एक्शन टाइम के बाद दिखाना है, तो इसीलिए हमको टाइम पहले लिखना पड़ा और दूसरे एक्शन को बाद में, और दूसरा एक्शन हमारा पास्ट इंडेफिनिट में है, यानी कि हमेशा चाहे वो पास्ट परफेक्ट हो चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस,
आपका दूसरा एक्शन सिर्फ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगा, और जो हो चुका है या जो हो रहा था, मीन्स हो चुका था या हो रहा था, वो आपका पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में आता है। तो आई होप आपको ये समझने में इजी हुआ होगा। अगर आप थोड़ा सा भी कंफ्यूज हो तो मेरे इस वीडियो को आप रिवर्स करके देख लीजिएगा, आप अच्छे से समझ जाएंगे। और जब आप इसकी प्रैक्टिस करोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, बिकॉज बिना प्रैक्टिस के तो कुछ भी समझ में नहीं आता। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं आपको हमारे लास्ट टेंस यानी कि फ्यूचर टेंस के बारे में बताती हूँ। अब हम आते हैं टेंस के लास्ट यानी कि थर्ड पार्ट पे, जो है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। फ्यूचर का मतलब ये होता है भविष्य, यानी कि वो जो अभी तक आया ही नहीं, वो टाइम जो अब तक आया ही नहीं, तो हम बस क्या करते हैं, हम बस डिसाइड करते हैं, प्लान करते हैं, या ये बताते हैं कि क्या होने वाला है या क्या हो सकता है। तो हम इसमें फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के बारे में पढ़ते हैं, जिसमें हमारे हिंदी के सेंटेंस में लास्ट में गा, गी, गे, मैं जाऊंगा, जाऊंगी, जाएंगे, ये वर्ड आता है, तो हम उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में या फिर फ्यूचर टेंस में यूज करते हैं। अब हम इसके रूल्स को समझते हैं। यहाँ मैंने आपके सामने 3 रूल्स दिए कि हम फ्यूचर इंडेफिनिट में किन किन सेंटेंस के बारे में बात करते हैं। जैसा कि अभी तक मैंने आपको बताया ना कि हर टेंस का 4 पार्ट होता है, लेकिन हर 4 पार्ट में कहने को तो पास्ट एक ही होता है, लेकिन चारों पार्ट में मैंने आपको बताया कि कैसे अलग अलग तरीके के सेंटेंस आते हैं। वैसे फ्यूचर में भी अलग अलग आते हैं और प्रेजेंट में भी अलग। तो अब आप देखिए, हम फ्यूचर में बात करते हैं। पहला रूल जो है, इट इज यूज्ड टू डिनोट द फ्यूचर एक्शन दैट इज नॉट टेकन प्लेस येट। यानी कि सबसे पहला ही रूल वो होता है फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का, कि हम उस एक्शन के बारे में बात करते हैं जो कि अभी तक हुआ ही नहीं। यहाँ मैंने एग्जाम्पल दिया है, दे विल मीट मी टुमारो, यानी कि वो मुझसे कल मिलेंगे। तो ये क्या है, अभी तक हुआ ही नहीं है और सिंपल है, कल मिलेंगे। ये एक मतलब फिक्स्ड एक्शन है जो कल होने वाला है, दे विल मीट मी टुमारो। It is used to express the speaker's opinion or future assumptions. अब ये assumptions और opinions क्या होते हैं, जैसे हम कभी कभी सुझाव देते हैं, opinion मतलब होता है सुझाव जो स्पीकर देता है, यानी जो बोल रहा है, और कभी कभी assumptions यानी कि हम कुछ अपने बताते हैं, हम कभी कभी अंदाजा लगाते हैं किसी चीज़ का कि हाँ क्या होगा, तो उसके लिए भी हम फ्यूचर टेंस का, फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं, यूज़ करते हैं। अब देखिए, हमें अपने ओपिनियंस और अपने एजम्पशंस को एक्सप्रेस करने के लिए कुछ वर्ड्स का यूज करना पड़ता है। जैसे मैंने यहाँ पे दिया है ना, टू एक्सप्रेस दीज काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस वी यूज द वर्ड्स लाइक थिंक, एक्सपेक्ट, बिलीव, श्योर, प्रोबेबली, परहैप्स, एक्सेट्रा। Like I believe I'll get good marks and I'll score good marks in my exam. तो I believe, मुझे भरोसा है अपने ऊपर कि मैं अच्छे मार्क्स लेके आऊंगी अपने एग्जाम में। तो ये क्या है, लेके आऊंगी, तो एक तरफ से क्या है, ये मेरा अंदाजा है कि हाँ मैं ला सकती हूँ, मैं ले आऊंगी। ये इसे अब एक शॉर्ट होता है, आई विल ब्रिंग गुड मार्क्स, तो वो भी आपका फ्यूचर इंडेफिनिट ही है। लेकिन अब क्योंकि आप अपने अजम्पशन को बता रहे हैं, तो उसके लिए आप बिलीव का यूज कर सकते हैं, आप थिंक का यूज कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल दिया, आई थिंक दे विल कम बैक, मतलब यह शॉर्ट नहीं है, बस एक अंदाजा है कि मुझे लगता है कि वो वापस आएंगे। तो ये क्या है, ये एक अजम्पशन को भी हम फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस में ही बोलते हैं या फिर लिखते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली आपका अंदाजा ही अभी हुआ तो है नहीं, तो आप किसी चीज का अंदाजा ही तो लगा सकते हैं ना। थर्ड रूल देखिए, इट इज यूज्ड टू डिस्क्राइब द एक्शन दैट इज प्लान्ड और डिसाइडेड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग और बिफोर। अब ये आपको समझना बहुत इजी है। जैसे हम कभी कभी कोई ट्रिप प्लान कर लेते हैं कि हम अगले हफ्ते गोवा जाएंगे, तो विल गो टू गोवा नेक्स्ट वीक, वी विल गो टू गोवा नेक्स्ट वीक। तो ये क्या है, ये आपका एक प्लान है, एक प्लानिंग है, या फिर आप किसी से डिस्कस करते हो ना कि चलो कल हम ये करेंगे, तो ये क्या है, ये एक डिस्कशन है या एक प्लानिंग है, जो या तो आप पहले ही डिसाइड कर लेते हो या फिर आप बात करते वक्त डिसाइड करते हो कि हमें कल या फिर आने वाले टाइम में ये काम करना है। तो उसके लिए भी हम फ्यूचर इंडेफिनिट का यूज करते हैं। जैसे देखिए, वी विल मीट एट द ऑफिस टुमारो, आप किसी से फोन पे बात कर रहे हो, आप कह रहे हो कि
ठीक है, हम कल ऑफिस में मिले, या आप सामने ही सामने बात कर रहे हो, आप डिस्कस कर लिए कि ठीक है हम कल ऑफिस में मिलेंगे, तो ये क्या है, ये आपने कल के लिए का प्लान अभी से कर लिया, आने वाले कल का प्लान। तो इन सब चीजों को हम फ्यूचर इंडेफिनिट, इस रूल को हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में यूज करते हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसका फॉर्मूला देती हूँ। अब आप इसके फॉर्मूला को समझिएगा। अब देखिए, जैसे मैंने आपको बताया था, वर्ब के 3 फॉर्म होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट फॉर्म को हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज कर लिए, सेकंड फॉर्म को हम पास्ट इंडेफिनिट में यूज कर लिए, थर्ड फॉर्म हमारा एज अ पास्ट पार्टिसिपल तीनों में परफेक्ट फॉर्म में यूज होता है। ठीक है, तो अब फ्यूचर की बात करें, फ्यूचर में हम क्या यूज करेंगे, तो आइए मैं आपको बताती हूँ। फ्यूचर में हम वर्ब का मीन्स सेकंड और मीन्स कोई नया फॉर्म नहीं लाते, क्योंकि कोई चौथा फॉर्म तो है नहीं। हम पास्ट का भी नहीं ले सकते, क्योंकि पास्ट और फ्यूचर में तो बहुत डिफरेंस है। इसलिए हम प्रेजेंट टेंस के कुछ हेल्प, आप कह सकते हैं हम प्रेजेंट टेंस का कुछ हेल्प हम फ्यूचर टेंस में ले लेते हैं। जैसे अब इसके फॉर्मूला में आप देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब समझिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने डायरेक्ट V1 का यूज किया था, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट में हमने डायरेक्ट V2 का यूज किया था, लेकिन इसमें वापस से हम V1 का यूज कर रहे हैं, तो वो तो सेम हो जाएगा। इसीलिए जब फ्यूचर टेंस में हमें शो करना है, तो हम स्टार्टिंग से ही अपने फॉर्मूला में इस विल शैल को लेके चलते हैं। हमारे प्रेजेंट और पास्ट इंडेफिनिट में हमने किसी भी हेल्पिंग वर्ब की हेल्प नहीं ली, लेकिन हमारे फ्यूचर टेंस में हमें विल शैल शुरू से ही रखना है। अब पूछे क्यों? क्योंकि विल शैल ही एक ऐसा वर्ड है जो हमें ये पहचानने में मदद करता है कि हमारा जो सेंटेंस है वो फ्यूचर टेंस में है। ठीक है, तो हमें ये लेके चलना ही पड़ेगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट को तो हमने V1 से पहचाना, पास्ट इंडेफिनिट को V2 से, अब यहाँ पे वापस से V1 है, तो हम कंफ्यूज ना हो जाए। और जैसा कि मैंने अभी बताया, इसका तो यूज ही होता है ये दिखाने के लिए कि हमारा सेंटेंस जो है वो फ्यूचर टेंस में। तो आप फ्यूचर टेंस के चारों पार्ट जब भी अब मैं आपको पढ़ाऊंगी ना, तो आप देखेंगे सब कुछ तो इधर उधर होगा, चेंज होगा, जो भी होगा, लेकिन ये विल शैल कहीं नहीं जाएगा। ये इंडेफिनिट में भी रहेगा, कॉन्टिन्यूस में भी रहेगा, फ्यूचर परफेक्ट में भी रहेगा, और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी रहेगा। इसके बाद ही हम कुछ ऐड करेंगे। ठीक है, अब V1, अब जैसा मैंने आपको बताया, जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करते हैं तो हम V1 के साथ S और ES का ऐड करते हैं, मीन्स ऐड करते हैं जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर हो। लेकिन जब हम फ्यूचर टेंस की बात करते हैं तो हम V1 में कुछ भी ऐड नहीं करते, वो एज इट इज अपने रूट फॉर्म यानी कि बेस फॉर्म में यूज होता है, हमें उसमें कुछ भी ऐड करने की जरूरत नहीं होती फ्यूचर इनडेफिनिट टेंस में। मैं एम्फसाइज कर रही हूँ इस चीज को। जैसे आप देखिए, माय मदर विल कुक फूड, वहां प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या था, माय मदर कुक्स फूड, लेकिन यहाँ पे मैंने कुक में कोई S और ES ऐड नहीं किया, सीधे कुक फूड, ये रूट फॉर्म होता है वर्ब का। ठीक है, अब हम आते हैं नेगेटिव पे, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, माय मदर विल नॉट कुक फूड। अब आप कह रहे हैं कि आप सोच रहे होंगे जैसे हम वॉज और वर का यूज करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, इज एम आर का यूज करते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में। एम तो चलिए हमारा सिर्फ आई के साथ यूज होता है, बाकी किसी के साथ नहीं। इज हमारा सिंगुलर, आर हमारा प्लूरल, तो क्या यहाँ पे भी विल और शैल हमारा सिंगुलर प्लूरल के लिए यूज होगा? नहीं, यहाँ पे विल हमारा सबके साथ यूज होता है, और शैल हमारा सिर्फ आप कह सकते हैं फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन दो होते हैं, सिंगुलर होता है आई और प्लूरल होता है वी। तो शैल हमारा सिर्फ इन दो प्रोनाउंस के साथ यूज होता है, बाकी किसी भी चीज के साथ हम शैल का यूज नहीं करते, सिर्फ आई और वी के साथ यूज करते हैं। अब क्योंकि ये माय मदर हमारा ना तो आई है ना वी है, वो तो थर्ड पर्सन है माय मदर, इसलिए हमने विल का यूज किया। और मैं एक और चीज बता दूं कि जब हम बोलचाल की भाषा में आते हैं तो हम शैल का यूज नहीं करते, लगभग स्किप कर देते हैं, आई और वी के साथ भी, आई विल, वी विल, हम वही यूज करते हैं। लेकिन जब हम लिखने में आते हैं, जब हमें प्रॉपर ग्रामर समझना होता है, और जब हम कंपटीशन में भी लिखते हैं, हम कंपटीशन के पर्पज से भी अगर हम बैठ रहे हैं एग्जाम में, तो भी ध्यान दीजिएगा कि जब आई और वी आए तो उसके साथ शैल का ही यूज करिएगा, विल का नहीं, एज अ रिटन पर्पस या आपके स्टडी पर्पस के लिए। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया कि शैल सिर्फ आई और वी, और विल हमारा सबके साथ।
इंट्रोगेटिव विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। विल माई मदर कुक फूड। इंट्रोगेटिव नेगेटिव विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। विल माई मदर नॉट कुक फूड। तो ये था आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, जो मैंने आपको बहुत सिंपल वे में समझा भी दिया और आई होप आप समझ भी गए होंगे कि इसमें और बाकी दो टेंस में कहाँ से क्या डिफरेंस आता है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं इसके बाकी के पार्ट्स पढ़ाती हूँ। अब हम फ्यूचर टेंस के सेकेंड पार्ट को समझते हैं, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। वापस से वही प्रोग्रेसिव, प्रोग्रेसिव है, प्रोग्रेसिव था और प्रोग्रेसिव होगा। तो यहाँ गा में आ गया, जैसे रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। ये है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। हम इसके रूल को समझते हैं। इट इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट एन इवेंट और एक्शन दैट इज हैपनिंग एट अ सर्टेन पॉइंट इन टाइम इन द फ्यूचर। यानी कि हम ऐसे इवेंट या एक्शन की बात करते हैं जो कि एक टाइम पे हो रहा होगा, फ्यूचर में हो रहा होगा। जैसे मान लीजिए हम कहीं हैं और मम्मी घर पे है, तो मम्मी हम जब घर जाएंगे तो मम्मी खाना बना रही होंगी। मीन्स हमें घर जाते जाते टाइम हो जाएगा, मीन्स वो फ्यूचर में आ जाएगा और तब हम जाएंगे तो मम्मी अपना काम कर रही होंगी, यानी कि खाना बना रही होंगी। तो वो प्रोग्रेसिव में, यानी कि आप एक टाइम बता रहे हैं। यहाँ पे भी आप किसी टाइम पे अपने एक्शन को एंड नहीं कर रहे हैं, वो प्रोग्रेसिंग स्टेटमेंट में आता है। अब आप इसके फॉर्मूला को समझ लीजिए। सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप देखिए, यहाँ मैंने एक चीज ऐड की जो कि आपके प्रेजेंट और पास्ट में ऐड नहीं हुई थी, मीन्स कॉन्टिन्यूस में ऐड नहीं हुई थी, वो है ये बी। क्यों? क्योंकि देखा जाए तो हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस और पास्ट कॉन्टिन्यूस में हमने इज एम आर को डायरेक्ट ऐड उसी टाइम किया था। इज एम आर वॉज वर्क का मीन्स हेल्प हमने उस टाइम दिया था कॉन्टिन्यूस टेंस में। लेकिन यहाँ विल शैल तो हमारे इंडेफिनिट में भी था, फ्यूचर इंडेफिनिट में। अब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है तो विल शैल तो है ही, लेकिन अब थोड़ा चेंज आएगा तो उसके लिए हम बी का यूज करते हैं। बी, जैसे परफेक्ट में हम बीन का यूज करते हैं, वैसे कॉन्टिन्यूस में हम बी। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में हम मीन्स जो परफेक्ट वर्ब है, हैज, हैव, हैड, कुछ भी हो, फिर बीन प्लस आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल या V1 प्लस ING आता है। तो इसमें भी हम, अब क्या है कि हमारा दो है, एक प्रेजेंट पार्टिसिपल है और एक ये है, और ये क्योंकि पहले भी यूज हो चुका है इसीलिए बी का यूज बीच में किया गया है, प्लस ऑब्जेक्ट। प्रेजेंट पार्टिसिपल में आपको बता ही चुकी हूँ, तीनों में ही है, आपके प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, आपके पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में। तो माई मदर विल बी कुकिंग फूड। नेगेटिव में सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। माई मदर विल नॉट बी कुकिंग फूड, यानी मेरी मम्मी खाना नहीं बना रही होंगी। मैं आपको फिर समझा रही हूँ, ये एक ऐसा स्टेटमेंट है जो प्रोग्रेसिंग में हो रहा होगा, इन फ्यूचर होगा, ठीक है, बट वो फ्यूचर हो रहा होगा। विल शैल इंट्रोगेटिव, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट। विल माई मदर बी कुकिंग फूड। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं नेगेटिव में कि यहाँ क्योंकि नॉट लगा है और बी भी है, तो हमने बी को क्या किया, फोर्थ पोजीशन पे ढकेल दिया। क्यों? क्योंकि नॉट हमेशा थर्ड पोजीशन पे आता है। अब जब इंट्रोगेटिव नेगेटिव पे आ रहे हैं तो यहाँ पे भी विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बी, वापस से बी को फोर्थ पोजीशन पे ढकेले, प्लस V1 प्लस ING प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। विल माई मदर नॉट बी कुकिंग फूड। तो ये बहुत सिंपल था समझना कि इसमें हम उस एक्शन की बात करते हैं जो एक टाइम पे हो रहा होगा, वो आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। अब क्योंकि रहा होगा आ रहा है इसलिए वो कॉन्टिन्यूस में है, वो आपका फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में आता है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको इसका थर्ड पार्ट पढ़ाती हूँ। अब आप समझिए, हम जो पढ़ेंगे वो है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अभी हमने फ्यूचर कॉन्टिन्यूस में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा कि वो एक्शन जो हो रहा होगा, फ्यूचर में हो रहा होगा, हम उसके बारे में, यानी कि वो रहा होगा इसलिए प्रोग्रेसिव में है, प्रोग्रेसिंग स्टेटमेंट है, और वो फ्यूचर में हो रहा होगा इसलिए वो फ्यूचर है। लेकिन जब हम फ्यूचर परफेक्ट की बात करते हैं तो हम उस एक्शन की बात करते हैं जो फ्यूचर में हो चुका होगा। वो है तो वो फ्यूचर, लेकिन फ्यूचर में भी एक पॉइंट टाइम मीन्स एक सर्टेन पॉइंट, यानी कि एक टाइम पे
वो खत्म भी हो चुका होगा, हम उस एक्शन की बात करते हैं। यानी कि आप एक्शन को फ्यूचर में शुरू तो कर रहे हो और फ्यूचर में ही खत्म भी कर दोगे। अब आपको खत्म क्यों बताना है? क्योंकि वो परफेक्ट है। अब परफेक्ट में हम मीन्स एक तरफ से थोड़ा सा पास्ट का रीच ले रहे हैं, लेकिन वो क्यों ले रहे हैं वो मैं आपको समझाती हूँ अपने फॉर्मूला के थ्रू। पहले आप इसके रूल को समझिएगा। रूल क्या है? इट इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन that is expected to be completed by a certain time in the future। यानी कि एक ऐसा एक्शन जो कि फ्यूचर में स्टार्ट होगा, फ्यूचर में खत्म भी हो जाएगा। तो वो हमारा फ्यूचर परफेक्ट होता है, और जो चल रहा होगा वो हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस। अब आप इसमें ये समझिए, सब्जेक्ट, इस फॉर्मूला को समझिएगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा मैंने आपको फ्यूचर टेंस जब पढ़ाना स्टार्ट किया था तभी बताया था कि हमें कुछ चीज़ें प्रेजेंट से लेनी पड़ती है फॉर हेल्प के, अपने हेल्प के लिए। जैसे हमने उसमें से आपके लिया था V1, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे? आपका ये हैज़ नहीं लेंगे। क्यों नहीं लेंगे? क्योंकि मैंने उसमें भी बताया था, मैं फिर बता रही हूँ, हमें यहाँ पे अपने सब्जेक्ट को सिंगुलर प्लूरल दिखाना ही नहीं है। हमें बस एक, और हम ये भी नहीं कि हम सिंगुलर वाला वर्ड उठा लें, सिंगुलर वाला हेल्पिंग वर्ब उठा लें, हम ये भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए एक ही वर्ड को यूज़ करना है, एक ही वर्ब को यूज़ करना है। इसीलिए हम प्लूरल वर्ब को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। V3 यानी कि पास्ट पार्टिसिपल। अब देखा जाए तो इस V3 को तो हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं। इसीलिए हमें एक ऐसा काम बताना है जो फ्यूचर में ही हो चुका होगा, ठीक है। अब जैसे आप देखिए, माय मदर विल हैव कुक्ड फूड। अब ये कुक्ड तो आपका थर्ड फॉर्म है। अब कुछ लोग कहेंगे कुक्ड तो आपका थोड़ा सा पास्ट आपका बताता है, तो वो बता तो पास्ट है, पर क्योंकि ये पार्टिसिपल है, पार्टिसिपल यानी कि तीनों में ही आ रहा है, ठीक है। तो हम इसको प्रॉपर पास्ट में नहीं लेते, क्योंकि वो प्रेजेंट में भी आता है और हमारे फ्यूचर में भी आ रहा है। तो अब विल से तो आप समझ गए कि हमारा सेंटेंस फ्यूचर में है, और हैव से आप समझ गए कि वो फ्यूचर परफेक्ट में है। अब क्योंकि फ्यूचर परफेक्ट है, इसीलिए हमें V3 का यूज करना पड़ता है, जो कि तीनों टेंस में यूज होता है। अब आप नेगेटिव देखिएगा, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। माय मदर विल नॉट हैव कुक्ड फूड, यानी कि अगेन नॉट आपका थर्ड पोजीशन पे आया। ये आपका नेगेटिव स्ट्रक्चर था। इंट्रोगेटिव, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। विल माय मदर हैव कुक्ड फूड। इंट्रोगेटिव नेगेटिव, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। विल माय मदर नॉट हैव कुक्ड फूड। तो ये था डिफरेंस आपके फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट में। मीन्स कॉन्टिन्यूस में हमारा फ्यूचर में काम चलता रहेगा, और परफेक्ट में हमारा फ्यूचर के एक टाइम पे वो काम हो भी जाएगा, हमें उसे कंप्लीट भी दिखा देना है। इसीलिए हम इसमें V3 मीन्स हमारा परफेक्ट में हम इसका यूज़ करते हैं, इस स्ट्रक्चर का यूज़ करते हैं। तो आई होप ये आपको समझने में भी ईजी रहा होगा। आप इसका, जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल दे देती हूँ। जैसे हम बोलते हैं इस बोलचाल की भाषा में कि जब हम घर जाएंगे तो मम्मी खाना बना रही होगी, तो सामने वाला बोले नहीं मम्मी खाना बना चुकी होंगी। तो चुकी होंगी यानी कि उनका काम कंप्लीट फ्यूचर में ही होगा, लेकिन तब तक वो हो चुका होगा एक टाइम तक, इसीलिए हम उसे फ्यूचर परफेक्ट टेंस बोलते हैं। अब आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको फ्यूचर का लास्ट पार्ट यानी कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस के बारे में बताती हूँ। तो अब हम फ्यूचर टेंस के लास्ट पार्ट और हमारे टेंस के लास्ट पार्ट के बारे में समझते हैं, जो कि है फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। अब देखिए, हमने तो जब फ्यूचर कॉन्टिन्यूस की बात की तो एक ऐसे एक्शन की बात की जो कि चल रहा होगा। जब फ्यूचर परफेक्ट टेंस पे आए तो ऐसे की एक्शन की बात की जो कि एक टाइम पे खत्म भी हो चुका होगा। लेकिन जब हम फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस की बात करते हैं तो हम ऐसे एक्शन की बात करते हैं जिसमें हम खत्म तो हो रहा है, मीन्स जो भी चल ही रहा है, सॉरी खत्म नहीं हो रहा, चल रहा है, लेकिन एक टाइम, उसमें हम एक टाइम भी शो करते हैं। हमें वहाँ टाइम शो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हमने फ्यूचर परफेक्ट में तो खत्म ही कर दिया, टाइम नहीं बताया। फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी रहा ही था, रहा होगा ही होगा, लेकिन उसमें हमने टाइम नहीं बताया। और लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ डिफरेंस ये होगा कि हम एक टाइम को भी, एक पर्टिकुलर टाइम को मेंशन करेंगे। जैसे कि आप देखिए, मैंने हिंदी में लिखा है यहाँ पे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे समय के साथ। हमारा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी था, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी था समय के साथ, तो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में भी समय आएगा। अब पहले हम इसके रूल को समझते हैं। इट डिस्क्राइब्स एक्शंस
दैट विल कंटिन्यू अप अंटिल अ पॉइंट इन द फ्यूचर। मतलब एक पॉइंट आप बता देंगे कि बस इतने टाइम तक वो एक्शन चलेगा। चलेगा तो वो फ्यूचर में है ही, लेकिन वो एक टाइम तक चलेगा, यानी कि आपने उसका एक टाइम बता दिया, या कह सकते हैं आप उसका एक एंडिंग टाइम बता रहे हो। तो अब आप इसके फॉर्मूला को समझिएगा बहुत अच्छे से। इसके फॉर्मूला में मैंने आपको दिया है सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर। अब आप देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में टाइम दिखाने के लिए मैंने सिंस ऑफ और का यूज किया, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी सिंस फॉर का यूज हुआ, लेकिन इसमें सिंस ऑफ और का यूज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सिंस हमारा जो है, जब हम सिंस यूज करते हैं तो हम अपने एक्शन को पास्ट से लेके आते हैं प्रेजेंट में, या फिर पास्ट में ही उसको लेके जाते हैं आगे। लेकिन फ्यूचर में हम पास्ट से तो लेके कोई एक्शन आ नहीं सकते। जैसे मैंने बताया, हम पास्ट का कोई भी मीन्स छोटा सा भी रिफ्लेक्शन हमारे फ्यूचर में नहीं आ रहा है, इसीलिए हम सिंस का यूज नहीं करते हैं। जैसे अगर मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस बना दिया, माई मदर विल हैव बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, यानी कि वो फ्यूचर में तो बना ही रही होंगी, यानी वो सुबह से लेके वो फ्यूचर में चाहे जब तक बनाए, पर वो स्टार्ट कब कर रही है? मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही है। तो एक तरफ से तो वो आप पास्ट बता रहे हो, इसीलिए हम सिंस का यूज नहीं करते। हम टाइम बताने के लिए सिर्फ फॉर का यूज करते हैं। अब जैसा मैंने आपको बताया कि फॉर का यूज सिर्फ ड्यूरेशन बताने के लिए यूज किया जाता है, लाइक फॉर 3 आवर्स, फॉर 8 आवर्स, फॉर 10 आवर्स, वट एवर। लेकिन जब हम पॉइंट की बात करते हैं तो क्या हम इसमें मॉर्निंग इवनिंग नहीं यूज करते, या मंथ नहीं यूज करते? करते हैं, लेकिन उसके साथ हम सिंस का यूज नहीं करते, उसके साथ हम प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं। लाइक माई मदर विल हैव बीन कुकिंग फूड इन मॉर्निंग, तो मीन्स वो बना रही होंगी, लेकिन कब? अगली सुबह बनाएंगी, अगली सुबह बना रही होंगी। तो वो क्या है? वो फ्यूचर आ गया। तो फ्यूचर में हम सिंस का यूज नहीं कर सकते, हम पॉइंट ऑफ टाइम का यूज करेंगे, लेकिन उसके साथ हम सिंस के यूज के अलावा उसकी जगह प्रीपोजिशन का यूज करते हैं। तो अब आपको आई होप ये फॉर का मतलब समझ में आ गया होगा। अब पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमने टाइम को पहले लिया था, ऑब्जेक्ट को बाद में, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में तो हमारा टाइम लास्ट में ही था, और वैसे ही फ्यूचर में भी हमारा टाइम लास्ट में ही होगा। ठीक है, तो आप ये देखिए, माई मदर विल हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 3 आवर्स, मेरी मम्मी 3 घंटे से खाना बना रही होंगी इन फ्यूचर। ठीक है, अब आप देखिए, सब्जेक्ट प्लस विल शैल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर, ये हो गया हमारा नेगेटिव फॉर्मूला। माई मदर विल नॉट हैव बीन कुकिंग फूड, sorry, I haven't mentioned here, it's my mistake. My mother will not have been cooking food for 3 hours. Interrogative, will shall plus subject plus have plus been plus v1 plus ing plus object plus for plus question mark. Will my mother have been cooking food for 3 hours? और हमारा इंट्रोगेटिव नेगेटिव, विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वी वन प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फॉर प्लस क्वेश्चन मार्क। विल माई मदर नॉट हैव बीन कुकिंग फूड फॉर 3 आवर्स। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ, रूल्स तो ठीक है हमें याद करने पड़ते हैं, या कभी कभी हमारे दिमाग से निकल भी जाता है। ये जो मैंने यहाँ पे लिखी हूँ वो हमारे रूल्स होते हैं, वो निकल जाते हैं, तो हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम अपने सेंटेंस को कैसे फ्रेम करें। लेकिन अगर आपको ये स्ट्रक्चर, ये फॉर्मूलाज अगर अच्छे से याद है, तो आप किसी भी सेंटेंस को विदाउट एनी डिफिकल्टी आप बहुत इजीली फ्रेम कर सकते हैं, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप पहले इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं आगे आपको बस एक छोटा सा इंट्रो दूंगी जो आपको मेरे इस वीडियो को कंक्लूड कर देगा। तब तक आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो जैसा मैंने भी आपको बताया कि मैं एक छोटा सा इंट्रो दूंगी मेरे इस वीडियो को कंक्लूड करने के लिए, क्योंकि इंट्रो मैंने इसलिए कहा क्योंकि ये चीज़ मैंने आपको अपने वीडियो की स्टार्टिंग में भी दी है, बट मैं फिर से आपको दे दूं ताकि आप इस चीज़ को और अच्छे से समझ सकें। अब आप देखिए, प्रेजेंट के साथ मैंने V1 SES और उसके साथ मैंने ये हेल्पिंग वर्ब यूज़ किए। अब आप कहेंगे मैंने 2 ब्लॉक क्यों लिया, मैं इसमें भी V1 V2 लिख सकती थी, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि मैं ये बता दूं कि ये ब्लॉक सिर्फ मेन वर्ब के लिए है और ये हमारे हेल्पिंग वर्ब्स के लिए है। तो V1 S और ES ध्यान दीजिएगा, मैं फिर से रिपीट कर देती हूँ ताकि आप चीज़ों को भूलिएगा मत। SES सिर्फ सिंगुलर में लगता है, ठीक है। डू डस इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब हमें नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना होता है सेंटेंस को। इज एम आर हमारे कॉन्टिन्यूस में आता है,
हैज़ हैव हमारे प्रेजेंट परफेक्ट में आता है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में तो हम उसी का मर्ज करके बनाते हैं। पास्ट में हम बी टू का यूज़ करते हैं, और नेगेटिव इंट्रोगेटिव में, पास्ट इंडेफिनिट में नेगेटिव इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए डिड का यूज़ करते हैं। वॉज वर हमारे पास्ट कॉन्टिन्यूस में, और हैड हमारे पास्ट परफेक्ट में। फ्यूचर में हम सिर्फ बी वन का यूज़ करते हैं, कोई एस ई एस नहीं होता, और उसके साथ विल शैल तो हर चीज़ में ही रहता है, चाहे वो इंडेफिनिट हो, कॉन्टिन्यूस हो, परफेक्ट हो, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, और हैव हमारा परफेक्ट में। तो अब मैं आपको बता देती हूँ, वैसे तो हमने इतनी सारी चीज़ें पढ़ ली हैं, और जब हम बोलचाल की भाषा में आते हैं तो हम मीन्स इतनी सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे पाते, जो कि फैक्ट है। हमारा ये जो फॉर्मूला, जो स्ट्रक्चर है, वो मेन आता है हमारे स्टडी पर्पस में, हमारी हेल्प करता है हमारे स्टडी पर्पस के लिए, चाहे आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, या फिर आप कंपटीशन दे रहे हो, इन सब में ये आपकी हेल्प करता है। तो मैंने अपने इस वीडियो के थ्रू आपके टेंस के टेंशन को बहुत हद तक कम कर दिया है। बस उसके लिए आपको काम ये करना है कि इस वीडियो को प्रॉपर तरीके से देखिए, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। और जब आपको ये फील हो कि आपको अच्छे से समझ में आ गया, तो जैसे मैंने एक सेंटेंस, माय मदर कुक्स फूड को एटलीस्ट 48 सेंटेंस, नॉट एटलीस्ट, एग्जैक्टली मैंने 48 सेंटेंस में कन्वर्ट किया है। वो 48 सेंटेंस, 16 सेंटेंसेस इन 1 टेंस, ठीक है, तो वो 16 3 जा 48 हो गया। इसी तरीके से मैंने आपको एक छोटा सा बहुत ईजी सेंटेंस यहाँ पे दिया है प्रैक्टिस के लिए, शी गोज टू स्कूल। आप और एक चीज़ समझिएगा, बिना प्रैक्टिस के कोई चीज़ हमें समझ में नहीं आती। हम देख तो लेंगे, हम कोशिश करेंगे देख के पढ़ लें, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता जब तक हम प्रैक्टिस ना करें। तो आप इस टेंस को समझने के लिए और अपने ऊपर और कॉन्फिडेंस गेन करने के लिए इस एक सेंटेंस को आप अगले 48 सेंटेंस में अपने से फ्रेम करके देखिएगा, तब आपको फील होगा कि आपको टेंस समझ में आ गया है। और फिर मैं बोल रही हूँ कि उसको आपको फ्रेम करने के लिए सबसे ज़्यादा हेल्प आपका स्ट्रक्चर करेगा। और रूल्स को समझने के लिए आप मेरे इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, मैंने प्रॉपर तरीके से रूल्स को समझाया है। तो मैं फिर रिपीट करूँ, मेरे ख्याल से मैंने इस टेंस के टेंशन को कम कर दिया है, तो आपको और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और आप मेरे आगे भी और वीडियोज़ का वेट करिएगा, जो कि मैं आपको और भी चीज़ों के बारे में बताने वाली हूँ। लेकिन इस टेंस को पढ़ने के बाद हमारी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जो क्लियर हो जाते हैं, जैसे एक्टिव पैसिव हो गया, डायरेक्ट इनडायरेक्ट हो गया, उसमें ये टेंस हमारी बहुत हेल्प करता है। तो जब आप ये समझ लेंगे तो एक्टिव पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन सबको समझने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप मेरे अगले वीडियो का वेट करिएगा। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद।